अभी हम लोग रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग में हमने काफी सारे चैप्टर्स कवर कर चुके हैं ऑलरेडी हमारे कोर्सेस में। और पहले रीजनिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें ज्यादा चैप्टर्स हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग सवालों के आंसर आराम से दे पाओगे। तो हो सकता है कि कुछ सवालों में आपको प्रॉब्लम आए या आप ना बना पाओ, लेकिन समस्या की कोई बात नहीं है। हम आपको उसका मेथड बताएंगे, कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, देन सॉल्यूशन तो देंगे ही, ऑफकोर्स देना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए। बहुत बढ़िया, चलो स्टार्ट किया जाता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। हम सीधा सवाल पर आते हैं। और आपको पता है कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके पास ये करंट अफेयर शुरू हो रहा है रजनी सर का, कल से में भी शुरू होगा। और ये ऑफर चल रहा है, आप सभी को पता ही है। और कैसे ज्वाइन करना है यहाँ पे दिया हुआ है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहते हो तब। अब ये जो सारे के सारे सवाल है, ये सब के सब जो है ये आपका PYQ से आया हुआ है, ठीक है। सारे के सारे सवाल PYQ से पूछे गए हैं। कहां से पूछे गए हैं? जितने भी आज हमने सवाल रखे हैं सारे के सारे PYQ हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रखा गया है। तो एक आइडिया आपको लगेगा कि किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, दूसरा किस लेवल के सवाल पूछे जाते हैं, किस डेप्थ में आपको पढ़ाई करनी है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, ये सारा आइडिया आपको, ये हमने 2 शिफ्ट का पेपर लिया है, शायद 2023 का पेपर है। तो 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए वहां से ये सवाल हमने उठाए हैं। पहला सवाल बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो पहला सवाल यहां पे है, और ये पहला सवाल देख सकते हो आप, बहुत ही आसान है। ये कह रहा है उपरोक्त में से कौन सा 9 और 8 के मध्य में है। अब आप सवाल कर सकते थे, अगर मैं ऐसा सवाल सेट कर देता तो आप कहते सर आप बहुत आसान सवाल पूछते हो, कुछ नया पूछो, ठीक है। ऐसा क्या पूछते हो, बहुत आसान सवाल पूछते हो। लेकिन मैं बता दूं, मैंने नहीं पूछा, ये NTA ने पूछा है। और जो सवाल पूछा गया था हूबहू वही सवाल हमने यहां पर रखा है। तो आप देख सकते हो उपरोक्त में से कौन सा 9 और 8 के ठीक मध्य में है, एग्जैक्टली मिड में है। तो आप यहां पे देखना कि ये 9 है और यहां पे है 8, इन दोनों के बीच में कौन है ये हमको पता करना है। तो इसका सिंपल तरीका होता है, एक इधर से हटा दो, एक इधर से, एक इधर से, फिर एक इधर से, एक इधर से, फिर एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। तो बीच में क्या बचेगा, X बचेगा। तो ऑप्शन नंबर B फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो है B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा आकांक्षा, अच्छा ठीक है, आकांक्षा आपका नाम है। अच्छा तुम वही आकांक्षा हो ना जो आप क्लास में आती हो, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। चलो, तो ये जो है गलत हो गया। अब देखो ये सवाल भी आप लोग गलत करो, देखो कितना आसान है, फिर भी आप गलत कर रहे हो। देखो कितना आसान सवाल है। इसके लिए तो आपको कोई पढ़ाई भी नहीं पढ़ना है, मतलब तो बहुत आसान सवाल है। इसके लिए ऐसा नहीं कि आपको कोई चैप्टर पढ़ाया जाएगा और देन आप इसका आंसर दोगे। ये तो कोई कॉमन सेंस से बता देगा 9 और यहां पे 8 है, ठीक है। बीच में हमको पता करना था, तो बीच में पता करने के लिए हमने क्या किया, एक एक इधर से हटा दिया, तो बचा क्या, X। ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे हमने पता कर लिया, कॉमन सेंस वाला सवाल है। इसमें ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूला बहुत ज्यादा रटना है ऐसे करके, तो बहुत आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला सवाल। अच्छा ये अच्छा सवाल है, NTA ने ही पूछा है 2023 में। तो विच नंबर कैन बी फिल्ड एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा होगा, ये है क्वेश्चन मार्क, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर भरा जाएगा, फिल किया जाएगा, वो आपको बताना है। तो यहां पे दिखाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल दे रहा है। अगर आप इसको ऐसे ऐसे देखोगे ना, ऐसे फोन रख के, तो आपको दिखेगा। मे बी अगर आप ऐसा देखते हो ऐसे, तो ऐसे शायद नहीं दिखेगा, लेकिन ऐसे कर लेते हो तो शायद ये दिखेगा, ठीक है। तो देख लेना, और मैं बोल भी देता हूं यहाँ पे, ये 84 लिखा हुआ है, ये 14 है, ये 12 है, ये 81 है, ये 18 है, ये 9 है, यहाँ पे 88 है और यहाँ पे 11 है। तो इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर आपको बताना है। और आपके सामने ऑप्शंस है 16, 14, 12 और 10। ऑप्शन नंबर A आ रहा है, ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर A आ रहा है। कई लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर A। चलो चेक कर लेते हैं। देखो ऐसे सवालों को करने का मतलब ऐसा कोई मतलब एग्जैक्ट तरीका नहीं है कि आप वही एक तरीका फॉलो करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, कभी कभी होगा क्या कि ऐसे सवालों के जवाब आप एकदम 50 सेकंड, 30 सेकंड, 20 सेकंड में दे दोगे। कभी कभी होगा क्या कि आप इस पर 2 मिनट भी बिता दोगे तो आंसर नहीं मिलेगा। ऐसा होता है कई बार एग्जामिनेशन में, मैं खुद एग्जाम दिया हूं कई सारा। तो होता है कई बार क्या कि कोई भी सवाल आएगा ऐसा, फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ भरना होगा, तो यहां पे क्या होगा ना कि आप कभी कभी क्या होगा कि वही सवाल रहेगा, वैसा ही सवाल रहेगा, आप तुरंत आंसर दे दोगे। कभी कभी क्या होगा कि वही सवाल में आप अटक जाओगे। तो उसके लिए अच्छा तरीका क्या होता है कि जब आपको नहीं आ रहा है, आपने 50 सेकंड खर्च कर दिया इस क्वेश्चन पे, नहीं आ रहा है, तो आप उसको अभी स्किप करो और अभी दूसरे सवाल सॉल्व करो। जब सारे सवाल हो जाए तो 5 मिनट बचा करके फिर से लौटो इस सवाल पे, और देन आप फिर दिमाग लगाओ, तो दिमाग लग जाता है कई बार। मेरे साथ तो ऐसा होता है, बाद बाकी आप एग्जाम दोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। ओके, तो ये देखिए 84 है
अगर हम देखें तो यहाँ पे सिंपल आपको दिखेगा 12 सत्ते कितना होता है 84, कितना होता है 12 सत्ते कितना होता है, अगर आप 7 12 का पहाड़ा अगर जानते हो टेबल, तो 12 सत्ते होता है 84, और इस 7 का अगर 2 गुना कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 14। सेम उसी प्रकार से ये 9 का 9 गुना होता है 81, और इस 9 का अगर आप 2 गुना कर दो तो आपको मिल जाएगा 18। तो सिंपल लॉजिक हमने यहां पर पकड़ लिया है, मतलब इसका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 11 8 कितना हो जाएगा 88, 11 8 88, फिर ये 8 का 2 गुना जितना होगा यही हमारा आंसर होगा। तो 8 का 2 गुना कितना होता है 16। ऑप्शन नंबर ए फॉर अवंतिका इज द करेक्ट आंसर। अवंतिका इज द करेक्ट आंसर, और बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है आप लोगों का, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है आप सभी का। तो ये जो है कितना हो जाएगा 16 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ये जो सवाल है ये सीरीज का सवाल है, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। तो इसमें 9 लिखा हुआ है, देन 12, देन 18, देन 30, देन यहाँ पे 54। तो ये चैप्टर भी हम लोग पढ़ चुके हैं अपने क्लास में, तो आप आराम से इसको कर सकते हो। क्या करना होता है हमने कहा था, अगर सीरीज धीरे धीरे बढ़ेगा तो आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ जोड़ करके और देन आंसर निकालने की कोशिश करोगे, ठीक है। आप बस ट्राई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप शुरू ही नहीं करोगे तो आप पहुंच कैसे पाओगे कहीं। शुरू करना, कहीं पे पहुंचने के लिए शुरू करना बहुत जरूरी होता है। तो कम से कम आप पहले शुरू करो, कुछ जोड़ो कुछ घटाओ, और देन देखो कि क्या हमारा आंसर मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। तो एक बार ट्राई तो कम से कम बनता है, एक बार ट्राई तो कम से कम बनता है। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो ट्राई करो, कम से कम ट्राई करो। तो 9 है, फिर 12 है, फिर 18 है, 30 है, इसके बाद क्या है 54 है। तो अगर आप यहां पे देखो तो ये 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, 18 और 12 कितना होता है 30, 30 और देखोगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 24। अब आपको यहां पे पता चल रहा है कि सर कुछ नहीं है, देखो 3 दूना 6, 6 दूना 12 और ये 12 दूना 24, तो अगला क्या होगा 24 दूना 48। मतलब क्या, इस 54 में हमको 48 ऐड करना होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो 8 और 4 12, यानी कि ये वाला 72 या 102 होगा, तो 4 5 9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान सवाल था ये भी। अभी भी कई लोग हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जो भी अभी बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला सवाल। सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हैप्पी बर्थडे तो मेरा अभी है, हाँ चलेगा चलेगा, अभी समय है, ठीक है। फाइंड द आंसर फिगर इन विच प्रॉब्लम फिगर इज एम्बेडेड। प्रॉब्लम फिगर आपको बताना है, प्रॉब्लम फिगर यहां पे आपको दिया, अच्छा प्रॉब्लम फिगर ये है, और देन आपको बताना है कि ये वाला जो प्रॉब्लम फिगर है इसमें से किस में छिपा हुआ है। हाँ, तो ये छुपम छुपाई वाला खेल है। तो ये देखो, ये y जैसा कुछ आपको दिख रहा है। अब आपको ये पता करना है कि ये y इन चारों फिगर में कहां छुपा हुआ है। जहां छुपा होगा आपको पकड़ करके निकाल लेना है। जैसे बचपन में आप जो है लुक्का छिपी खेलते होगे, वही चीज यहां पे है कि ये कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। अब जहां पे छुपा हुआ है आपको खोज करके निकालना है। ये बहुत ही आसान सवाल था, मतलब देख करके आंसर मिल जाएगा कि भाई ये यहां पे छुपा हुआ है। कहां पे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कहां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुतों का आंसर आ रहा है करेक्ट, बहुत बढ़िया लग रहा है, आप लोग आंसर दे रहे हो। अगला सवाल ये रहा। तो रीजनिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि रीजनिंग में आसान जो है सवाल जो होते हैं वो हल्के हल्के होते हैं, बहुत ऐसा नहीं होता। एक बार आप पढ़े हो तो आराम से कर सकते हो। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट विच ऑफ द आंसर फिगर 1 2 3 4 कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स। अच्छा, इसको कहते हैं हम लोग मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें 3 खाने जो है 1 2 3, तो 3 4 बॉक्सेस टोटल, तो 3 तो भरे हुए हैं। चौथा आपको बताना है कि चौथे में इसमें से कौन सा फिगर जो है करेक्टली वहां पे फिट बैठेगा, वो आपको पता करना है। और वही जो फिगर होगा वही इस मैट्रिक्स को पूरा करेगा, वही इस मैट्रिक्स को पूरा करेगा। अच्छा, मैट्रिक्स से याद आया, एक मूवी भी है, मतलब उसके कई सारे हैं, मतलब पार्ट्स आए हैं। आपने नहीं देखा है, अगर आपको मूवीज का शौक है तो देख भी सकते हो, सपनों की दुनिया। ओके, ये क्या है, अब ध्यान से देखोगे, बहुत आसान सवाल है ये भी, कि ये देखो, ये ऐसे सीधा खड़ा है और इसी को यहां पर उल्टा कर दिया है। समझ में आ रहा है, ये इधर सीधा खड़ा था, इसको उल्टा कर दिया है। उसी तरीके से ये ऐसे खड़ा है इधर, ठीक है, ऐसे है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। सिंपल सा आंसर, ठीक है, तो आंसर निकल गया। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसे समथिंग ऐसे, ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। कहां पे मिलेगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसका भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मुनाफ खान क्या है भाई, बताओ। हेलो सर, क्या हो गया सर, आज आपका बर्थडे? हाँ बिल्कुल है। अब ये अगला सवाल, इफ जनवरी इज अ फ्राइडे, ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, यह है कैलेंडर, ठीक है, मेरा फेवरेट चैप्टर है, मतलब पूरे रीजनिंग में मुझे इसमें बहुत मजा आता है।
तो इफ जनवरी 1 इज फ्राइडे, देन व्हाट इज द लास्ट डे ऑफ द मंथ मार्च इन अ लीप ईयर। अच्छा, लीप ईयर क्या होता है सबसे पहले तो ये समझ लो। तो लीप ईयर एक ऐसा साल होता है जिसमें 366 डेज होते हैं, ठीक है। वैसे हमारे पास दो प्रकार के ईयर्स होते हैं, मतलब ईयर्स का क्लासिफिकेशन कह सकते हो। तो एक ईयर होता है जिसमें 365 दिन होते हैं, वैसे 365 से थोड़ा ज़्यादा होता है, एग्जैक्ट 365 से 1/4 समथिंग होता है, तो ये 365 होता है जनरली, ठीक है। तो दो ईयर्स होते हैं, एक को कहते हैं हम लोग ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है, सामान्य साल, क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी ईयर यानी सामान्य साल। दूसरा होता है लीप ईयर यानी कि अधिवर्ष। तो लीप ईयर में क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है, तो 365 है ऑर्डिनरी ईयर में, इसमें कितना होता है 366। एक और बात, लीप ईयर में जो फेब का महीना होता है वो कितने दिनों का होता है, ये 29 दिनों का होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ऑर्डिनरी ईयर में तो 28 डेज का होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं लीप ईयर की तो वहां पर जो फेब का महीना होता है वो 29 डेज का होता है, एक दिन यहीं से बढ़ता है। तो ये 365 366 हुआ है, तो ये 28 से 29 हो गया, यानी जो एक दिन ऐड होता है वो फेब के महीने में ही 28 के बाद एक यानी कि 29 दिन मतलब हो जाता है, ठीक है। और जनरली आप देखोगे तो हर 4 साल बाद आपको लीप ईयर देखने को मिलता है, हर 4 साल बाद। मतलब अभी क्या चल रहा है 2025, तो 2028 जो है वो एक लीप ईयर है। 2024 भी लीप ईयर था, 2020 भी लीप ईयर था, 2016 भी लीप ईयर था। तो लीप ईयर में आप समझ गए 366 दिन तो होगा। अब देखो इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। तो कैलेंडर के सवाल जनरली हम सॉल्व कर पाते हैं ऑड डेज निकाल करके। अब समस्या आएगा कि सर ये ऑड डेज होता क्या है। आपने कहा सर ऑड डेज, ठीक है, तो अभी बताता हूं, ये विषम दिन का होता है, ठीक है, ये विषम दिन का होता है भैया, तो ये होता है ऑड डेज। और ऑड डेज का मतलब है कि कोई भी ऐसा दिन जो 7 दिन कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, मतलब एक वीक जो होता है वो 7 डेज का होता है, आपको पता है ना, 7 डेज इज इक्वल टू 1 वीक, ठीक है। तो 1 वीक कंप्लीट होने के बाद जो आपके पास दिन बच रहे हैं वही होता है ऑड डे, बस सिंपल सा है। 1 वीक कंप्लीट कर ले, चाहे 1 वीक चाहे 2 वीक जो भी है, मतलब वीक का जो 7 दिन होता है वो कंप्लीट करने के बाद जो एक्स्ट्रा डेज बचेंगे वही होता है ऑड डेज। तो मैं कहूं कि चलो मेरे पास 14 दिन है, तो 14 दिन मतलब 7 + 7, तो इसमें तो बाबू 2 वीक हो गए, तो मतलब इसमें कोई दिन बचा ही नहीं, मतलब इसमें कोई ऑड डे बचा नहीं। लेकिन अगर यहीं पे हम 16 दिन लिख देते तो इसमें आप कहते सर 7 + 7 14 और 2 बचता, तो ये तो 1 वीक मतलब ये कंप्लीट हो गया। 2 बचा, यानी कि 16 दिन अगर हम लें तो 16 दिनों में 2 हमारे पास एक्स्ट्रा डेज होंगे, ठीक है। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मतलब कंप्लीट वीक जो एक्स्ट्रा डेज बचते हैं, रिमेनिंग एक्स्ट्रा डेज और कॉल्ड ऑड डेज। तो ये जो ऑड डेज हैं उसी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ऑड डेज क्या होता है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो ऑड डेज निकालने के लिए हम सिंपली 7 से भाग दे देते हैं। कोई भी मतलब मान लो कोई भी मुझे 30 दिन है, तो 30 में 7 से भाग दोगे, 7 चौको 28, 4 बार में कट गया तो 2 बचेगा, तो ये 2 हम कहते हैं, इसी को ऑड डेज कह देते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग ऑड डेज कह देते हैं। कैलेंडर का लगभग सारा सवाल ऑड डे पे ही मतलब इसी बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सिंपली क्या करना है, 1 जनवरी को शुक्रवार है, तो 1 जनवरी को शुक्रवार है, ये दिया गया है, तो आप क्या लिखो सर 1 जनवरी है, क्या है 1 जनवरी, तो पहले क्या आ रहा है जनवरी का महीना, क्या आ रहा है, अरे ये जनवरी का महीना है, क्या है ये जनवरी का महीना। जनवरी के बाद फेब के बाद क्या आएगा मार्च। अच्छा, मार्च में ही पूछ रहा है कि मार्च महीने का अंतिम दिन क्या होगा, लास्ट डे ऑफ मार्च। तो लास्ट डे ऑफ मार्च क्या होता है, तो 31 होता है ना, क्या होता है 31 होता है ना, ठीक है, 31 दिनों का होता है ये। तो अब देखना कि जनवरी में, ध्यान रखना, जनवरी में 1 जनवरी यानी जनवरी कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का। तो 31 में से 1 दिन तो जा चुका है, क्योंकि 1 जनवरी दिया गया है कि शुक्रवार है, तो 1 दिन तो जा चुका है, तो बचेगा कितना 30 दिन। फरवरी आपको पता है क्योंकि ये लीप ईयर है तो ये होगा 29 दिनों का। अच्छा, मार्च में पूछ रहा है कि मार्च का अंतिम दिन बताओ, मतलब 1 से लेकर के 31 यानी सारे दिन आ जाएंगे, यानी 31वां दिन भी जुड़ेगा, तो टोटल दिन कितने हो जाएंगे 31 दिन। तो हम यही कह रहे हैं कि जो आप गैप देखो जहां से जहां तक पूछा जा रहा है, तो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक आपके पास कितने दिन हो रहे हैं टोटल, तो टोटल कितने दिन हो रहे हैं, तो जनवरी में 1 दिन तो बीत चुका है, तो बचा 30 दिन, फरवरी में 29 दिन, और क्योंकि 31 मार्च को निकालना है तो मार्च में भी पूरा काउंट हो जाएगा, मतलब 31 दिन पूरा काउंट हो जाएगा। अब इन्हीं सबको जोड़ दोगे अगर आप 30 + 29 + 31 बटे 7 कर दोगे तो आपको ऑड डेज मिल जाएगा। तो ऑड डे कैसे मिलेगा, तो इसको काट दो, 7 चौको 28 2 बचेगा, 7 चौको 28 1 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 2 5 1 6, यही होता है हमारा ऑड डेज। तो 6 ऑड डेज का मतलब क्या है कि अगर ये शुक्रवार है 1 जनवरी को, तो इसमें आपको 6 दिन जोड़ देना है, कितने दिन,
6 दिन जोड़ देना है, तो 3 3 6, तो 6 दिन जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, शुक्रवार में 6 दिन जोड़ने का मतलब 1 दिन घटा दो तो मिल जाएगा हमको थर्सडे यानी कि गुरुवार। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डी फॉर क्या हो जाएगा। तो कह रहे इंग्लिश में मत बोलो, इंग्लिश समझ नहीं आता है, हिंदी में बोलिए। देखो मैं ज़्यादातर तो हिंदी ही बोलता हूँ, वैसे भी मुझे इंग्लिश बहुत ज़्यादा तो आता नहीं है, मतलब बीच बीच में थोड़ा बहुत आता है। हाँ 366 दिन होते हैं, उसमें आपको कोई समस्या नहीं है। ओके तो मैं कोशिश करूंगा, वैसे तो हिंदी ही बोल रहा हूँ ना, लिख भी रहा हूँ। देखो ऑड डेज को विषम दिन कहते हैं, हाँ, और एक वीक को मतलब एक सप्ताह कहते हैं, 1 वीक मतलब एक सप्ताह मतलब 7 दिन। तो ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया, सवाल समझ में आया कि नहीं आया। अभी मैं भी जो पहले से कैलेंडर नहीं पढ़े हो आपको थोड़ा सा समस्या आएगा, लेकिन जो हम बता रहे हैं बस उसको समझो। ऑड डेज क्या होता है, ऑड डेज का कॉन्सेप्ट, लीप ईयर क्या होता है, ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है, सब तो समझा ही दिया, इसमें कुछ छूटा नहीं है। इस सवाल के लिए जितना जरूरी था वो सब हमने बता दिया है। जनरली ऐसे सवालों में क्या करना होता है, दिनों का जो गैप है, जितने दिनों का मतलब जो ड्यूरेशन है आपका, वो आपको पता करना होता है। तो 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक तो कितने दिनों का गैप है वही हमने लिखा है, 30 + 29 + 31। इसी को 7 से भाग देकर के हमने ऑड डे निकाला है, तो कितना आया है 6 ऑड डे। और 6 ऑड डे मतलब यहाँ पे कि शुक्रवार था तो शुक्रवार से 6 दिन आगे, क्योंकि आपको 1 जनवरी का दिया गया है, 31 मार्च का पूछा जा रहा है, यानी कि आपको समय में आगे जाना है। तो आगे जाना है तो आपको 6 दिन जोड़ना होगा, तो जैसे ही 6 दिन जोड़ोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ये रहा अगला सवाल। अब ये देखो अगला सवाल है, ये सवाल बहुत खतरनाक है, ठीक है। डी फॉर डिस्को डांसर। चलो ये जो सवाल है बहुत खतरनाक है और इसके लिए मुझे जगह चाहिए, बट जगह इसमें है नहीं। खैर कोई नहीं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो अब ऐसा अगर सवाल आए, ये जनरली हम इसको कहते हैं पजल वाला सवाल, ठीक है, इसमें थोड़ा सा पजलिंग होता है। तो जब ये पजल का सवाल आ जाए कि 5 छात्र हैं ABCDE और वे विभिन्न विषयों में अच्छे हैं, अलग अलग विषयों में अच्छे हो सकते हैं, तो आप क्या करते हो, चार्ट बना लेते हो एक, ठीक है, एक चार्ट बना लेते हो। तो आप क्या करते हो, यहां पे लिख लेते हो, चलो A है, B है, C है, D है और E है, यानी कि 5 लोग हैं। तो हम यहाँ पर ना एक चार्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हम देखो, ऐसे सवालों को करने का ये सबसे बेहतर तरीका है और इसमें अगर आप ऐसे करोगे तो गड़बड़ कभी नहीं करोगे। देखो हम बिना ऐसे बनाए भी कर सकते हैं इस सवाल को, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि अगर कोई सवाल ऐसा आ गया तो हम करेंगे कैसे, तरीका आपको पता होना चाहिए। तरीका यही है। और कौन कौन से विषय, तो एक तरफ हमने लिख लिया कौन कौन छात्र हैं ABCDE, और एक तरफ आपको लिखना है कि कौन कौन से विषय पढ़ाए जा रहे हैं। तो एक जो है ड्रामेटिक्स है, तो ये जो है इधर हम DRA लिख दे रहे हैं, इससे समझना कि ड्रामेटिक्स हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देन दूसरा क्या सब्जेक्ट है, दूसरा है कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस को CS लिख रहे हैं, कंप्यूटर साइंस। अगला सब्जेक्ट कौन सा है, ये है कंप्यूटर साइंस फिजिक्स है, तो यहाँ पे मैं फिजिक्स लिख देता हूँ, ठीक है। देन अगला सब्जेक्ट कौन सा है, अगला सब्जेक्ट है हिस्ट्री, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हिस्ट्री। देन और कोई सब्जेक्ट है क्या, तो और है हमारे पास मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैथ्स, ठीक है। तो ऐसे करके हमने क्या बना दिया, चार्ट बना दिया, ठीक है। तो एक चार्ट हमारे पास बन गया। अब देखो कितना जल्दी आंसर आएगा, और कोई तो नहीं है ना, इतिहास और नाटकीयता में अच्छे हैं। अच्छा ड्रामेटिक्स को ही यहाँ पर नाटकीयता लिखा होगा, ओके। D&E आर गुड इन हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स, हु इज गुड इन कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स। अब क्या करना है, अब इस खाली जगह जो दिख रहे हैं ना वही आपको भरना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि यहां पे लिखा हुआ है कि B और E ड्रामेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में अच्छे हैं, तो B और E, B यहां पे है और E यहां पे है, तो ये दोनों किस में अच्छे हैं, तो B है ड्रामेटिक्स में अच्छा है, तो B जो है इसमें अच्छा है, तो यहाँ पे टिक कर दो। तो ड्रामेटिक्स में और कंप्यूटर साइंस में भी अच्छा है, साथ ही साथ E भी अच्छा है ड्रामेटिक्स और कंप्यूटर में, तो यहाँ पे हमने टिक लगा दिया। देन क्या है, A और B कंप्यूटर साइंस और भौतिकी में अच्छे हैं, तो A और B के बारे में बात करा है, तो B जो है ये कंप्यूटर साइंस में तो पहले से अच्छा है, भौतिकी में भी अच्छा है, यानी कि ये फिजिक्स में भी अच्छा है, और A जो है वो कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स में अच्छा है। यहाँ पढ़ सकते हो कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स में अच्छा है। A D and C आर गुड इन फिजिक्स एंड हिस्ट्री, तो A जो है वो फिजिक्स में और हिस्ट्री में भी अच्छा है, और साथ ही साथ फिर D भी जो है वो फिजिक्स और हिस्ट्री में अच्छा है, तो ये फिजिक्स और हिस्ट्री में D भी अच्छा है, और जो C है वो भी फिजिक्स और हिस्ट्री में अच्छा है, तो C जो है वो भी फिजिक्स और हिस्ट्री में अच्छा है। तो जहां जहां पे जो अच्छा है वहां पे हम टिक लगाते चल रहे हैं। देन यहाँ पे आगे कह रहा है C and A आर गुड इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो A जो है वो मैथमेटिक्स में भी अच्छा है, तो ये जो है इसमें भी अच्छा है। देन यहाँ पर क्या कह रहा है, C जो है वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, तो ये जो है फिजिक्स और मैथमेटिक्स मतलब इसमें भी अच्छा है। देन D and E आर गुड इन हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स, तो D जो है वो हिस्ट्री और ड्रामेटिक्स मतलब इसमें अच्छा है, हिस्ट्री में तो पहले से अच्छा है, और E जो है वो भी हिस्ट्री और ड्रामेटिक्स में अच्छा है, तो हिस्ट्री में भी ये अच्छा है, ठीक है। तो इतना जो जो इंफॉर्मेशन दिया गया था वो हमने यहाँ पे
इस खाली स्थान को भर दिया है। अब हमसे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री और ड्रामेटिक्स में कौन अच्छा है। तो आप देख लो कौन अच्छा, जहां जहां टिक लगा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ए जो है वो कंप्यूटर साइंस में, हिस्ट्री में, लेकिन ड्रामेटिक्स में अच्छा नहीं है, तो ए तो हमारा आंसर नहीं होगा। बी देखते हैं, तो बी जो है वो ड्रामेटिक्स में अच्छा है, कंप्यूटर साइंस में अच्छा है, लेकिन फिर वो हिस्ट्री में अच्छा नहीं है, तो ये भी हमारा मतलब बी हमारा आंसर नहीं होगा। सी देख लेते हैं, ठीक है, सी को चेक कर लेते हैं। सी, तो सी जो है वो ड्रामेटिक्स में अच्छा है, बिल्कुल बढ़िया। ये जो है कंप्यूटर साइंस में, मतलब कंप्यूटर साइंस में अच्छा नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। ई देखो, ई जो है वो हिस्ट्री में अच्छा है, वो जो है कंप्यूटर साइंस में भी अच्छा है, और वो ड्रामेटिक्स में भी अच्छा है, तो ई इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कोई उलझन नहीं, कोई समस्या नहीं, सिंपल हमने एक चार्ट बनाया और आंसर दे दिया। सिंपल हमने चार्ट बनाया और आंसर दे दिया। अब ये चार्ट भरने में आपको जितना टाइम लगे, मतलब अब आप जितना टाइम लगाना चाहते हो, मतलब जितनी जल्दी, जितना फास्ट पढ़ोगे उतना जल्दी आप चार्ट बनाओगे, उतना जल्दी आंसर दोगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन तरीका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक देखो, टाइम का इशू आपके एग्जाम में नहीं है, बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। मतलब अगर आपको पता है कि ये टॉपिक हमने पढ़ा है, कुछ प्रैक्टिस किया है, तो टाइम का बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा आ सकता है, अगर मान लो तुम्हारे शिफ्ट में मैथ्स के 25-30 क्वेश्चन पूछ दिए तो थोड़ा समस्या आ सकता है, अदरवाइज कोई समस्या नहीं आने वाला है टाइम को लेकर के। ओके, आगे बढ़ते, ये रहा अगला सवाल। ये रहा अगला सवाल। देखो, अब ये क्यूब वाला सवाल है। अभी आप लोग पढ़े नहीं हो ना क्यूब, जब आप पढ़ लोगे तो इस सवाल का आंसर आप ज्यादा ज्यादा दोगे 15 सेकंड में, ठीक है। इस सवाल का आंसर आप 15 सेकंड में दे सकते हो। बस ये समस्या है अभी कि आप लोग पढ़े नहीं हो। खैर कोई बात नहीं, आप पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो, मैं तो इसका कॉन्सेप्ट आपको सिखा ही दूंगा, कोई समस्या नहीं है। हमारे पास एक क्यूब है, क्या है? अ क्यूब पेंटेड ग्रीन ऑन ऑल हिज फेसेस इज कट इनटू 27 स्मॉल क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज। ओके, तो अब ना हमारे पास एक ऐसा क्यूब है, क्या है? क्यूब है। इस क्यूब को ना काटना है। तो आप समझो आपके पास एक क्यूब है, सर कहीं पे क्यूब रखा होगा, यहाँ पे एक क्यूब है, देखिए तो अगर मिल जाए तो लेते आइएगा। तो एक क्यूब है हमारे पास। ओके, तो क्यूब आप लोग सॉल्व भी करते होगे, आपको पता है। तो ये जो क्यूब है इसको हमने क्या किया ना, इसको डुबा दिया ग्रीन कलर के एक पेंट, मतलब बाल्टी में हमने ग्रीन कलर भरा और उसमें इस क्यूब को जो है डुबो दिया। तो डुबोने के बाद क्या हुआ, ये पूरा ना ग्रीन ग्रीन हो गया पूरा, ठीक है। ये क्या हो गया, पूरा एकदम ग्रीन ग्रीन हो गया। जैसे ये देखो, तो एक क्यूब है, इस क्यूब को आप समझो, इसमें तो अलग अलग कलर्स आपको दिख रहे हैं, लेकिन अगर इसी क्यूब को हम क्या करें, डुबो दे, मतलब एक पेंट में जिसमें ग्रीन कलर हो, तो ग्रीन कलर के पेंट में इसको डुबो देंगे तो ये पूरा जो है ग्रीन ग्रीन हो जाएगा पूरा। हाँ, पूरा जो है हरा हरा हो जाएगा। तो पूरा हरा हरा हो जाएगा, तो ऐसे ही देखो ये पूरा हरा हरा हो जाएगा अभी, ठीक है। ये पूरा जो है दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। अच्छा, गार्डन का मतलब कुछ और होता है, नहीं, ग्रीन का मतलब कुछ और होता है। ये जो है, तो ये पूरा एकदम ग्रीन ग्रीन हो जाएगा ऐसे। आप इसको क्या कर रहे हो, पेंट कर दे रहे हो ना, तो ये पूरा पेंट हो जाएगा। ये क्या हो गया, ओके, ये पूरा क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। आप समझो, मतलब हमने क्या कर दिया, इसको पेंट कर दिया। ये पूरा जो क्यूब है ये अब हो गया है पेंट। अभी देखो बहुत मजा आएगा अभी इसमें, अभी देखना कैसे आंसर निकलता है। पहले मैं समझा रहा हूं, आंसर निकालने के लिए तो ये 15 सेकंड का सवाल है, ठीक है। तो आप सिर्फ हमको आंसर नहीं करना है ना, हमको उसका कॉन्सेप्ट भी सीखना है। तो ये हमने यहां पे इसको ग्रीन कलर से कलर कर दिया है, ठीक है। अच्छा, यहां पे फिर आपको लाइन नहीं दिखेगा तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहां पे ये जो लाइन था, इस लाइन को यहां पे रहने देते हैं ऐसे, ठीक है। इस लाइन को भी यहां पे खींच देते हैं। तो ये हमारे पास क्यूब है। अच्छा, इधर भी तो कलर होगा, तो आपको सर इधर वाला छोड़ दिया, चलो इसको भी कलर कर देते हैं। चलो, तो ये हो चुका है पूरा एकदम ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है ना, पूरा ग्रीन हो चुका है। अब ये देखो, काफी टाइम लग गया इसको ग्रीन करने में। चलो, तो ये जो है समझो कि ये क्यूब था हमारे पास, और क्यूब को डाल दिया हमने किसमें, एक ग्रीन कलर से भरे हुए बाल्टी में। और जैसे डाला तो ये पूरा क्यूब जो है एकदम कलरफुल हो गया, मतलब अब ग्रीन ग्रीन कलर से दिखने लगा। अब क्या करना है कि इसको कट करना है, हमको क्या करना है, कट करना है। और ऐसे कट करना है कि 27 स्मॉल क्यूब्स बन जाए, मतलब छोटे छोटे 27 क्यूब्स बन जाए। तो अभी आपको शायद समझ में ना आए, बट आप समझो कि 27 है तो 27 का मतलब होता है
कि ये टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स होते हैं। एक फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स इज इक्वल टू n का क्यूब। तो n का क्यूब मतलब 27 हो जाएगा। तो यहां से n का जो मान आएगा, n का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 3 की 9 27। ये n क्या होता है, n ये होता है कि जो बड़ा वाला क्यूब है उसका साइड, आप जानते हो ना क्यूब में 12 साइड्स होते हैं, तो जो 12 साइड्स होता है हर साइड इक्वल होता है। क्यूब का जो साइड होता है किधर से भी देखोगे तो हर साइड से इक्वल ही होता है। तो इसका जो भुजा का लेंथ होता है वो बराबर ही होता है। तो ये जो n है, n क्या है, बड़े क्यूब की भुजा, क्या है, बड़े क्यूब की साइड बटे छोटे क्यूब की साइड, ठीक है, छोटे क्यूब की साइड। ये सब चाहो तो आप लिख भी सकते हो। n क्या है, तो n है बड़े क्यूब की साइड बटे छोटे क्यूब की साइड। क्योंकि देखो बड़े क्यूब को हम काट रहे हैं तो छोटे छोटे क्यूब बनेंगे, तो उन छोटे छोटे क्यूब का जो साइड होगा वो भी तो कुछ होगा। तो ये n जो होता है बड़े क्यूब की साइड बटे छोटे क्यूब की साइड होता है। हालांकि ये इसका अभी इस सवाल में कोई काम नहीं है, और कोई सवाल आएगा तो वहां पर आपको बताएंगे। तो n जो है n बराबर 3 आया, ठीक है, n बराबर 3 आया। n बराबर 3 का मतलब है कि इसको 3 टुकड़ों में कट करना होता है, 3 टुकड़ों में। 3 टुकड़ों का मतलब है कि अगर आप 2 कट लगा दो, इधर से लगा दो, इधर से, तो आप समझो कि चाकू लिया है हमने और यहां से एक कट लगाया, एक कट लगाया, तो ये देखो 3 पार्ट में, ये 3 क्या बताता है कि कितने पार्ट में बांटना है। तो 1 2 3 पार्ट में हमने बांट दिया। अच्छा, इसको भी बांटना पड़ेगा, तो एक पार्ट और यहां से एक और लगाया तो ये बट गया। और फिर देखोगे कि यहां पर अब आपको क्यूब मिलना शुरू हो जाएगा, अब आपको क्यूब मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप देखो यहां से एक क्यूब निकलेगा, यहां से एक क्यूब निकलेगा, यहां से एक क्यूब, यहां से एक क्यूब, यहां से, तो टोटल आपको 27 क्यूब्स यहां पे देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, इधर से हमने कट नहीं लगाया, अभी यहां पे एक कट लगेगा, एक कट यहां पे लगेगा, तो इधर से भी क्यूब हमको छोटे छोटे मिल जाएंगे। तो ऐसे कई सारे छोटे छोटे आपको क्यूब मिलते हैं। अब देखो इनके ना, इन क्यूब के नाम दिए हैं अलग अलग। तो यहां से जो क्यूब मिलेगा, यहां से जो क्यूब मिलेगा, इसको कहते हैं हम लोग कॉर्नर क्यूब। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉर्नर क्यूब्स, ठीक है। अच्छा, ये जो यहां से मिलता है इसको कहते हैं हम लोग सेंट्रल क्यूब। क्या कहते हैं, सेंट्रल क्यूब्स कहते हैं। और यहां से जो मिलेगा, मतलब ये किनारे से जो मिलेगा, इसको कहते हैं मिडल क्यूब्स। क्या कहते हैं, मिडल क्यूब्स इसको कहा जाता है, मिडल क्यूब्स। और कुछ क्यूब्स अंदर भी होते हैं, ठीक है, मतलब बाहर से कुछ देखेंगे, कुछ अंदर भी होंगे, उसको कहते हैं हम लोग इनर सेंट्रल क्यूब, इनर सेंट्रल क्यूब। तो एक बात ध्यान रखना कि ये जो होता है कॉर्नर क्यूब, तो कॉर्नर क्यूब हमेशा 8 मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 8 मिलते हैं। मतलब एक क्यूब को अगर आप छोटे छोटे पीसेस में काट देते हो, छोटे छोटे क्यूब्स में कट करते हो, तो कॉर्नर पे जो मिलेंगे, एक यहाँ पे, 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 और एक पीछे जो छुपा हुआ होगा, तो टोटल 8 मिलते हैं। और ये जो कॉर्नर क्यूब होते हैं इनके 3 सरफेस पेंटेड होते हैं। क्या होते हैं, इनके 3 सरफेस जो है वो पेंटेड होते हैं। आप देख भी यहां पर सकते हो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक इधर पे, तो मतलब 3 सरफेस इसका पेंट होता है, 3 सरफेस। ओके, आप यहां भी देख सकते हो, जैसे ये कॉर्नर पे जो क्यूब है, इधर भी पेंटेड है, इधर भी पेंटेड है, इधर भी पेंटेड है, मतलब जो कॉर्नर पे मिलेगा उसके 3 साइड पेंटेड होते हैं। देन आप देखोगे कि ये जो सेंट्रल क्यूब मिलेगा आपको, सेंट्रल क्यूब जो मिलेगा, हेलो, अभी क्लास में है, थोड़ा अभी क्लास में है, ठीक है, ठीक। ओके, तो ये जो है हम बात कर रहे थे, यहाँ पे पूरा क्यूब का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे भाई, नोट करते रहना, ठीक है। ये मत सोचना क्या बता रहे हैं, ये सब काम आएगा बाद में, ठीक है। अब ये जो सेंट्रल क्यूब है, आप देखोगे कि यहाँ पे जो क्यूब मिल रहा है इसका सिर्फ एक ही सरफेस पेंटेड है, यानी कि इसका केवल और केवल 1 सरफेस पेंटेड होता है, 1 सरफेस पेंटेड, ठीक है। देन ये जो मिडिल क्यूब मिल रहा है इसका देखोगे कि इधर भी कलर, इधर भी कलर, तो मिडिल क्यूब के 2 सरफेस पेंटेड होते हैं। कितने सरफेस पेंटेड होते हैं, तो टोटल 2 सरफेस पेंटेड आपको मिलेंगे, 2 सरफेस, 2 सरफेस पेंटेड, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हो, 2 सरफेस पेंटेड आपको मिलेंगे मिडिल क्यूब। अब एक और क्यूब होता है जो कि अंदर मिलेगा, तो अंदर वाला जो होता है उसको कहते हैं हम लोग इनर सेंट्रल क्यूब। क्या कहते हैं, इनर सेंट्रल क्यूब। और ये जो इनर सेंट्रल क्यूब होता है, क्योंकि वो अंदर है तो वहां तक कलर पहुंचा नहीं है, तो वो जो है 0 सरफेस उसका पेंटेड होता है। क्या होता है, 0 सरफेस पेंटेड होता है। अब इसके लिए ना, मतलब अगर आपको पता करना हो कि भाई इनर सेंट्रल क्यूब कितना होता है, मिडिल क्यूब कितना होता है, सेंट्रल क्यूब या फिर कहें 1 सरफेस पेंटेड क्यूब कितने होते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला आप यहां पे नोट कर लो जल्दी से। अगर मैं कहूं कि 3 सरफेस पेंटेड कितने होंगे, मतलब अगर आप एक क्यूब को छोटे छोटे क्यूब में काटते हो तो 3 सरफेस पेंटेड वाले कितने मिलेंगे, तो ये तो फिक्स होते हैं भाई 8। 2 सरफेस पेंटेड अगर मैं बोलूं तो कितना होगा, फॉर्मूला 12n - 2,
ठीक है। और n क्या होता है, तो n इज इक्वल टू बड़े क्यूब की भुजा बट्टे छोटे क्यूब की भुजा, साइड ऑफ जो है आपका जो बिगर क्यूब है बटे मतलब डिवाइडेड बाई साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब, ठीक है। फिर वन सरफेस पेंटेड अगर पूछे तो क्या होगा, 6n-2 का होल स्क्वायर। अगर आपसे पूछे कि जीरो सरफेस पेंटेड वाले बता दो तो n-2 का होल क्यूब होगा। अगर आपसे पूछे कि टोटल स्मॉल क्यूब्स बता दो, टोटल स्मॉल क्यूब्स बता दो, तो यहां पे जो होगा ये n का क्यूब होगा। ये फॉर्मूला यहां से आया है, टोटल स्मॉल क्यूब्स कितना होगा, n क्यूब। ये फॉर्मूला कैसे बनता है, इतना टाइम नहीं है, नहीं तो मैं ये भी पता था कि फॉर्मूला बना कैसे है, बट वो हम लोग फाउंडेशन क्लास में सीखेंगे। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो इतना ही है, मतलब अगर आपको इतना पता है तो क्यूब का कोई भी सवाल आएगा तो आप उसको धुआं कर दोगे, धुआं, ठीक है, तो धुआं जैसा उड़ा दोगे। अब देखो सवाल क्या पूछा है, मतलब इतना अगर आपको क्लियर हो गया सब जो बताया है। ये सवाल पढ़ो क्या करे, सभी फलकों पर हरे रंग से रंगे एक घन को समान आकार के 27 छोटे घनों में काटा जाता है, यानी टोटल क्यूब n क्यूब इज इक्वल टू 27। तो n बराबर कितना आ गया भाई, तो n बराबर 3 आ गया। पूछ क्या रहा है कि एक चेहरे पर कितने छोटे क्यूब्स चित्रित किए गए, मतलब ये पता नहीं ट्रांसलेशन क्या है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर पेंटेड ऑन वन फेस ओनली, मतलब एक सरफेस पेंटेड हो ये पूछ रहा है, वन फेस या वन सरफेस, तो वन सरफेस पेंटेड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 6n-2 का होल स्क्वायर। तो सिंपल आप यहां पे रखते, सर फॉर्मूला हमको पता है 6n-2 का होल स्क्वायर, n बराबर कितना है 3, तो यहां पे 3 रखोगे तो 3 - 2 करोगे तो 1 आ जाएगा, तो 6 × 1 इज इक्वल टू 6। तो 6 यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, चांद के पार चलो इज द करेक्ट आंसर। चलो किसको किसको चलना है भाई चांद के पार, मजा आया कि नहीं बताओ। संतोष कह रहे हैं कि सर ये फिर से समझा दीजिए। प्रथम पूछ रहे हैं किसका फोन आया सर, सब जानना चाहते हो। ओके, ये क्वेश्चन जो है ये जो क्वेश्चन है अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो आप एक बार रिपीट करके पढ़ लेना इसको, अदरवाइज थोड़ा सा इंतजार कर लो, मैं फिर मिलूंगा किसी वीडियो में और फिर जब कोई सवाल आएगा तो फिर से समझाऊंगा यही चीज। तो आप चाहते हो कि मैं इसी चीज को अभी दोबारा रिपीट करूं, या फिर आप चाहते हो कि दूसरे क्लास में फिर से इसी को पढ़ेंगे तो फिर से रिवीजन हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, कोई मसला है क्या। तो एक बार ऐसा कर सकते हो कि आप इसको रिपीट करके बाद में देख लेना, या फिर थोड़ा सा सब्र रख लो, दोबारा फिर मिलेंगे, और जब दोबारा फिर मिलेंगे तो फिर से यही सवाल करवाएंगे और फिर से यही चीज दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, तो रिवीजन हो जाएगा, आपको पूरा समझ में भी आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये जो है अगला सवाल यहां पे आ जाता है हमारा, ये देखो कितना शानदार सवाल है, कितना शानदार सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है तिलोत्तमा, चिंता मत करो, ये रहा अगला सवाल। इतना सिंपल था, लेकिन उस सिंपलिसिटी तक पहुंचने के लिए कितना हमको जटिल काम करना पड़ा। एक क्यूब बनाना पड़ा, क्यूब को डुबाना पड़ा हरे रंग के पेंट में, देन उसको काटना पड़ा, काटने के बाद अलग अलग प्रकार के क्यूब के नाम बताने पड़े, और नाम बताने के बाद फिर उसका फॉर्मूला बताना पड़ा, और जब फॉर्मूला बताया तो फॉर्मूला बताने के बाद आंसर निकला है। तो काफी जो है एक लंबा प्रोसेस रहा है वहां तक पहुंचने के लिए। ओके, तो ये रहा अगला सवाल, निम्नलिखित आकृति में कितने समांतर चतुर्भुज हैं। अच्छा बाबू, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, देखो यहाँ समांतर चतुर्भुज जो है ऐसा होता है कुछ, ये रहा, ये रहा समांतर चतुर्भुज, मैं बना देता हूं, ये रहता है, ऐसा होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की खासियत क्या होती है कि इसका जो आमने सामने वाला भुजा होता है, यानी साइड जो होता है, हाँ अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। साथ ही साथ इसका एक और खासियत है कि ये जो एंगल होता है और ये जो एंगल होता है, ये दोनों को अगर आप ऐड कर दो तो अगर मैं a + b लिखूं, एंगल a + b, ये कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो किसी भी दो आसन मतलब किसी भी दो एडजेसेंट एंगल को जोड़ोगे तो हमेशा कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। कितना आएगा, तो आप चाहे इसको और इसको जोड़ो तब भी 180 डिग्री, आप इसको और इसको जोड़ो तब भी 180 डिग्री आएगा। तो ये इसका खासियत होता है, ये बाद में जब हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री पढ़ेंगे वहां पे सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए ये समझो इधर कि ये पूछ रहा है, ये रीजनिंग का सवाल है, ये मैथ का सवाल नहीं है, तो मैथ पढ़ाने लगा। इधर जो है रीजनिंग है, कितने समांतर चतुर्भुज हैं ये पूछ रहा है। तो समांतर चतुर्भुज काउंट करने का बहुत बढ़िया तरीका है, सीधा सीख लो, मतलब तरीका ही है वो। एक तो तरीका है कि आप एक एक करके काउंट करो, हम एक एक काउंट नहीं करते, हम क्या करते हैं, नेटवर्क चला गया था, आ गया, चलो आ गया। तो ये जो है हमने कहा कि एक तो तरीका है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 करो, फिर ये करो, फिर ये भी तो एक समांतर चतुर्भुज होगा,
तो आप देखो कितना हो गया, 4 4 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 1 12, ऐसे हो गया। देन आप कहोगे सर ये भी तो बनेगा सर, 11 1 12, 12 1 13, 13 1 14, फिर यहाँ पे बनेगा 14 1 15, 15 1 16, 16 1 17, ठीक है। तो ऐसे तमाम बन रहे हैं। फिर यहाँ पर देखो ये भी बन जाएगा 17 1 18, 18 1 19, 19 1 20, फिर इधर से बनेगा 20 1 21, 22 23, ऐसे आप गिनते गिनते थक जाओगे, तब भी आप आंसर तक पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे कोई पता नहीं है। लेकिन हमने कहा कि हमारे पास एक बहुत बढ़िया सिंपल सा तरीका है जो एक छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाता है, आपको भी आ जाएगा। सिंपल देखो 1 2, ये कलर नहीं दिख रहा है, सिंपल हम क्या बताते हैं आपको, ये देखो ध्यान रखो 1 2 3 4, तो 4 इधर खाने बन रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक, मतलब 4 पार्ट्स इधर बन रहे हैं। और देखो एक तो हॉरिजॉन्टल आपको देखना होता है, फिर वर्टिकल, तो एक और 2, तो 2 पार्ट्स इधर बन रहे हैं, मतलब इस वाले में, ठीक है। और इधर कितने पार्ट बन रहे हैं, 4 पार्ट्स। अब क्या करो, इधर सबको जोड़ दो, 4 3 7, 2 9 1 10, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10। इधर जोड़ो 1 और 2, कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल क्या करना है, यहाँ 10 मिला है, यहाँ 3 मिला है, तो इस 10 को 3 में मल्टीप्लाई कर दो तो 30 आ जाएगा। और इसमें जो आपके यहाँ पर पूछा जा रहा था कितने समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज निकल जाएंगे कितने, 30। अच्छा, ये जो समांतर चतुर्भुज के लिए तो जो तरीका बताया है वही रेक्टेंगल के लिए भी काम करेगा, ठीक है। सेम तरीका आपको रेक्टेंगल के लिए भी काम कर जाएगा। अगर आपको रेक्टेंगल निकालना होता, मान लो ये इस फिगर में तो रेक्टेंगल नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे कोई रेक्टेंगल नहीं बनेगा, लेकिन अगर हम ऐसे सवाल पूछ देते, ये सवाल देखो ऐसा, इसमें हम पूछ देते चलो इसमें रेक्टेंगल बताओ फटाक से, तो रेक्टेंगल आप बता दे, तो यहाँ पर भी आप वही तरीका यूज कर सकते थे। सिंपल 1 2 3 4 5, इसको जोड़ते इधर 1 2 3 इधर जोड़ते, दोनों को मल्टीप्लाई करते, टोटल नंबर आप रिक्वायर्ड जो रेक्टेंगल्स होते हैं वो हमको मिल जाते। वैसे ही यहां पर हमको समांतर चतुर्भुज भी मिल गए। वैष्णवी करेगी सर ये P/Q नहीं, ये अच्छा P/Q ही है, बट लास्ट ईयर नहीं आया है, ये 2023 का सवाल है। कब का है, 2023 का। तो मैंने आपसे कहा भी था कि कई बार सवाल रिपीट भी होते हैं, तो मे भी इस साल भी हुआ हो 2025 में। अगला सवाल 10वां, 5 years ago नूरी was thrice as old as सानू, after 10 years from now Noori will be twice as old as Sonu. Present age of Noori and Sonu respectively are. इस सवाल का जवाब देना है, ठीक है, इस सवाल का जवाब देना है आपको। अच्छा, आप लोग कम कैसे हो रहे, मतलब संख्या घट कैसे रहा है, मजा नहीं आ रहा है क्या, मजा नहीं आ रहा है क्या, बताओ, नहीं मजा आ रहा है, पढ़ने आए हो मजा लेने आए हो, पहले डिसाइड करो। ओके चलो, तो ये जो है, ये सवाल जो है यहाँ पे सवाल है 5 years ago नूरी was thrice as old as सन, तो 5 साल पहले की बात हो रही है। तो पहले मैं इसको बेसिक मेथड से करूंगा, फिर आपको बताऊंगा एकदम जादू वाला तरीका जिससे आप तुरंत कर सकते हो। तो ये जो है 5 years ago नूरी was thrice old as सन, तो आप मान लो, जैसे कि मान सकते हो ना XY, तो मान लो कि सोनू की प्रेजेंट एज, क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट एज, तो मान लो कि सोनू का जो प्रेजेंट एज है, सोनू का प्रेजेंट एज, सोनू, तो ये जो सोनू है इसका प्रेजेंटेज x ईयर्स है, और जो नूरी है इसका प्रेजेंटेज कितना है, y ईयर्स। अब इसी से सारा खेल होगा। देखो, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सानू 5 years एगो, तो 5 years एगो अगर हम बात करें कि 5 years एगो मतलब 5 साल पहले की बात हो रही है, तो आज मेरा जितना उम्र है, लेट्स सपोज 24 25 जो भी है, तो मान लो जितना भी है, तो आज से 5 साल पहले मैं कितने साल का हूँगा, तो मान लो अभी मान लो 24 का हूँ, तो 5 साल पहले मैं 19 साल का रहूँगा। तो 5 साल पहले कितना होगा, सोनू, सोनू हो जाएगा x - 5 साल, और नूरी कितना हो जाएगा, y - 5 साल, ठीक है। तो अब कह रहा है कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सानू, मतलब 5 साल पहले नूरी का जो उम्र था वो 5 साल पहले सोनू के उम्र का 3 गुना था, ठीक है। थ्राइस ओल्ड था ना, तो 3 गुना था। तो y - 5 इज इक्वल टू क्या होता है, 3x - 15। अब ये y - 3x इधर ले आओ और 5 ले जाओ उधर, तो कितना बचेगा, -10। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया है। दूसरा देखो क्या आगे कह रहा है, आफ्टर 10 years फ्रॉम नाउ, तो 10 years बाद कहोगे तो सोनू का उम्र कितना होगा, x + 10 years, और नूरी का उम्र कितना होगा, y + 10 years। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सानू, तो नूरी का जो उम्र है यानी कि y + 10, 10 साल बाद की बात कर रहा है, ट्वाइस यानी कि x + 10 का कितना गुना होगा, 2 गुना, तो y + 10 इज इक्वल टू 2x प्लस हो जाएगा 20,
तो इधर से आप क्या कर सकते हो, यहां से y का मान यहां पे पुट करो, देन आप आंसर निकालो। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं क्योंकि जगह नहीं बचा है। तो ये जो है यहां पर सिंपली आपको क्या करना है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर, सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं, मतलब लीनियर इक्वेशन, जब दो लीनियर इक्वेशन आते हैं विथ टू वेरिएबल्स, तो आप उसको दोनों वेरिएबल्स के मान निकाल सकते हो। मतलब आप इसको, मतलब ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप आराम से x का मान निकाल सकते हो। वैसे मैं यहाँ पे निकालने की कोशिश करता हूँ, ये जो 2x इधर चला जाएगा, तो 2x इधर जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे लिख रहा हूँ y माइनस 2x इज इक्वल टू 20 माइनस 10 यानी कि 10। तो मैं सीधा सीधा सॉल्व कर रहा हूं। देखो अगर मैं 1 में से 2 को घटा दूं तो y खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस, तो यहां पे बचेगा माइनस एक्स, क्या बचेगा माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहां पे माइनस हो जाएगा तो माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 साल, कितना आ जाएगा 20 साल। अब यहीं पे 20 रख दोगे, यहां पे 20 रख दोगे, अगर मान लो तो 20 रख दोगे तो 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60, तो 60 इधर जाएगा तो बचेगा कितना 50, तो y का उम्र कितना हो जाएगा 50, यानी y बराबर आ जाएगा 50 और x बराबर कितना आ जाएगा 20। पूछ रहा है नूरी और सोनू की वर्तमान उम्र कितना है, तो 50 और 20 हो जाएगा, कितना 50 और 20 हो जाएगा। चलो मैंने सॉल्व भी कर दिया, वैसे आप घर पे कर सकते थे वैसे, बट कोई बात नहीं, हो जाएगा, कितना आ जाएगा डी, और डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा डी, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो हमको ऐसे नहीं करना है, अगर सवाल जल्दी सॉल्व हो सकता है तो हमको दूसरा तरीका ढूंढना है, दूसरा तरीका ढूंढना है, और वो दूसरा तरीका हमको ऑप्शन दे देगा। कौन दे देगा, क्योंकि ऑप्शन में नूरी का भी उम्र है और इसका भी उम्र है, तो क्यों ना हम इसी से सॉल्व कर लें, इसी से सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है कि 5 years ago नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सानू। अब देखो नूरी और सानू का उम्र दिया गया है, तो ये जो पहला वाला है इधर नूरी का उम्र है और बाद वाला जो है वो सोनू का उम्र है, किसका, सोनू का उम्र। तो इतना तो ऑप्शन से पता है। 5 years ago यानी 5 साल पहले, तो ये 5 साल पहले कितना होगा 35 साल, और ये कितना होगा तो 25 साल। कह रहा है 3 गुना है, तो क्या इसका 3 गुना है, बिल्कुल नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 5 साल पहले ये 25 होगा और ये कितना होगा 15, तो क्या 15 का 3 गुना होगा, नहीं होगा, तो ए और 2 दोनों गलत, ठीक है, ए और 2 दोनों गलत, ए और बी दोनों गलत। इसके बाद देखो ये 5 साल पहले कितना होगा 15 साल, और ये कितना होगा 45 साल, तो 45 का 3 गुना तो ये होगा ही, हो ही नहीं सकता। फिर ये देखो ये 5 साल पहले कितना होगा 45, ये 5 साल पहले कितना होगा 15, और 15 का 3 गुना, जो कि कहा जा रहा था कि 5 साल पहले जो सोनू नूरी जो है वो 3 गुना है सोनू के उम्र का, तो 15 या 45, लो भाई आपका आंसर आ गया। तो ऐसे सवालों को करने के लिए उतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं है उसको समझने के लिए। ये चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तो और अच्छे समझाएंगे। कुछ रेशियो वाले सवाल आते हैं तो वहाँ से रेशियो से भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए जो ये सवाल था ऑप्शन की मदद से बहुत आसानी से हो जाता, मतलब ये जो PYQ है। अगला सवाल ये देखो, इफ इन अ कोड लैंग्वेज, अच्छा ये जो क्या बोलते हैं, ये जो चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, ये हमने पढ़ रखा है। तो वर्ड को कोड किया जा रहा है WORD, वर्ड को कोड किया जा रहा है 1 2 3 4 में, और GOD गॉड को कोड किया जा रहा है कैसे 5 2 4 में, पुट को कोड किया जा रहा है PUT को 6 7 8 में। तो गुड को कैसे कोड किया जाएगा, बस इतना पूछा जा रहा है। एक हमने बताया था डायरेक्ट कोडिंग या फिर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, ऐसा कुछ बताया था। उसमें हमने ये कहा था कि आप देखो क्या, या फिर हमने कहा था कॉमन कोडिंग, क्या उसका नाम दिया था कॉमन कोडिंग, क्या कुछ कॉमन मिल रहा है। तो आप देखो यहाँ पे डी है, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी चौथे नंबर पे, यहाँ पे तीसरे नंबर पे, तो चौथे नंबर पे यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे 4 लिखा, मतलब कॉमन तो मिल गया, कॉमन तो बाबू मिल गया। मतलब कि डी का कोड यहाँ पे भी 4 है, डी का कोड यहाँ पे भी 4 है, तो काम हमारा बन गया है। आंसर निकालना है गुड का, GOOD। तो जी का कोड ये पहले नंबर पे क्या है 5, तो जी मतलब 5, ओ मतलब कितना हो जाएगा दूसरे नंबर पे क्या है 2 है, तो 2 2, और यहाँ पे क्या है गुड है ना डी, तो डी का कोड कितना है 4, तो ये हो जाएगा 52 24। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये इतना आसान सवाल था कि इसके लिए पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं थी, और इतना मतलब ऐसे दे दिया था सवाल कि भाई आप जाओ और 5 नंबर ले लो, मतलब फ्री का 5, मतलब झोली में डाल रहे थे 5 नंबर। ऐसे भी सवाल अगर आप नहीं बना के आओगे तो फिर समस्या हो जाएगा। ओके, तो ये जो है सवाल यहाँ पे बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नेक्स्ट वन इन द फॉलोइंग सीरीज। ये भी क्या है, ये अब सीरीज का सवाल है। क्या भाई, ये सीरीज का सवाल है। और देन सीरीज के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सीरीज का चैप्टर है, हम लोग पढ़ चुके हैं अपने क्लासेस में। तो सीरीज का सवाल है, हम क्या करते हैं कि पहला लेटर का पहले लेटर से, इसका पहले लेटर से, इसके पहले लेटर से आप रिलेशन ढूंढो क्या होगा। तो जेड है,
जेड के बाद क्या एक्स है। हम क्या कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं बाबू टर्म, इसको क्या कहते हैं, ये है टर्म, ठीक है। इसको फर्स्ट टर्म, इसको सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, आपको फिफ्थ टर्म पूछा जा रहा है। तो आप हर टर्म का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी है, हर टर्म का पहला लेटर आप देखो पहले। तो इसका पहला लेटर क्या है, जेड है। तो जेड के बाद इसका पहला लेटर क्या है, एक्स है। एक्स के बाद इसका पहला लेटर क्या है, वी है। वी के बाद इसका पहला लेटर क्या है, टी है। तो इससे हमको अगला वाला मिल जाएगा। तो ये 26 नंबर पे होता है, ये 24 नंबर पे, ये 22 नंबर पे, ये 20 नंबर पे। तो 20 के बाद क्या आना चाहिए बताओ, 26, 24, 22, 20। 20 के बाद क्या आना चाहिए, 18। और 18 नंबर पे कौन होता है, आर होता है। तो आर वाला हमारा आंसर होगा, यानी ये तो दोनों गए। इसके बाद देखो यहां भी ई, यहां भी ई, यानी बीच वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी में ई है। तो आपको बी वाला चेक भी करोगे तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो आप दिमाग लगाओ, आप लास्ट वाला चेक करो। तो लास्ट वाला क्या है, वाई, फिर क्या उसमें W है तो W लिखा, फिर उसमें क्या है, U है, फिर क्या है, S है। अब ये आता है 25 नंबर पे, ये 23 नंबर पे, ये 21 नंबर पे, और ये आता है 19 नंबर पे। तो 25, 23, 21, 19 के बाद क्या आना चाहिए, 17। 17 नंबर पे होता है आपका Q। क्या होता है, Q होता है। तो Q जिस ऑप्शन में होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी चलते हैं चाय पीने इज द करेक्ट आंसर। खाना खा के, हाँ खाना खा लीजिए, ठीक है, जरूरी है, खाना पीना खाते रहिए। जिन लोगों ने नहीं खाया है, और खा पी करके फिर आ जाइए, ठीक है, खा पी करके आ जाइए। तो ये रहा अगला सवाल। कितना आसान आसान सवाल पूछते हैं ये, पता नहीं। ए, बी, सी एंड डी आर प्लेइंग कार्ड, ठीक है। तो बचपन में आपने भी, या फिर अभी भी आप खेलते होगे, में भी कई घर में खेला जाता है। तो हम भी खेलते थे कार्ड्स, ठीक है। तो मैं बचपन में खेला करता था, तो अभी भी कभी, मतलब अब तो कोई मिलता नहीं खेलने वाला, बट हाँ मैंने खेला है। लेकिन समस्या क्या होता है कि जब आप कार्ड खेलते हो और उसमें पैसा लगा देते हो, समस्या वहां से शुरू हो जाता है। तो पैसा लगा करके मत खेलना, ठीक है, ये मेरा एडवाइस है, क्योंकि मैंने पैसा गवाया है। मतलब मुझे याद है, मैं शायद 5th क्लास में था और उस टाइम पे मैं खेलता था, क्योंकि मुझे आता था खेलने। बचपन में ही सीख गया था, क्योंकि आसपास बहुत लोग खेलते थे। तो ऐसा नहीं होता कि आसपास सब अंग्रेजी बोल रहे हैं तो अब आप भी अंग्रेज बन गए, ठीक है। आसपास सब हिंदी बोल रहे हैं तो आप भी हिंदी बोलने लगे। सब गुजराती बोल रहा है तो आप भी गुजराती बोलने लगे। वैसा ही होता है। तो सब आसपास सबको आता था, तो मुझे भी आ गया, मतलब ऐसे देख देख करके आ गया। तो मैंने भी एक बार पैसा लगा दिया, मतलब पैसा वाला खेल रहा था मैं, और मैं सारा पैसा हार गया। तो एक जो है पर्सनल एडवाइस है, जब भी खेलो कुछ भी ऐसा, तो पैसा मत लगाना। मतलब ऐसे आप मनोरंजन के लिए खेलो, लेकिन पैसा मत लगाना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा, ए, बी, सी, डी आर प्लेइंग कार्ड्स। तो कार्ड्स जो है प्ले हो रहे हैं, ठीक है, 4 लोग खेल रहे हैं। अच्छा, जब कार्ड खेला जाता है तो ऐसा देखोगे कि एक आदमी इधर बैठेगा, एक आदमी इधर बैठेगा, एक आदमी इधर, एक आदमी इधर, ऐसे बैठा जाता है, ठीक है। मतलब आमने सामने बैठा जाता है। और कई बार तो टीम भी बन जाता है। मतलब एक तो होता है कि इंडिविजुअल 4 लोग खेल रहे हैं, तो उसमें 4-5 लोग भी आ सकते हैं, 6 लोग भी आ सकते हैं। लेकिन जब टीम में खेला जाता है तो 4 ही लोग खेलते हैं। तो एक यहाँ पर बैठेगा तो इसके सामने दूसरा बैठेगा, एक अगर यहाँ पे बैठेगा तो इसके सामने। तो ये टीम वाले होते हैं, मतलब इसका टीम वाला इसके सामने होगा, ये है तो इसका टीम वाला ये होगा, ठीक है। समझ में आ गया बात। फिर अब देखो क्या कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स। तो ए और बी तो पार्टनर्स है, मतलब दोनों टीम में है। तो अगर ए इधर बैठेगा तो बी इसके जस्ट सामने बैठेगा, क्योंकि पार्टनर्स हमेशा आमने सामने बैठते हैं। डी फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ, डी फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ। अच्छा, नॉर्थ कौन सा होता है बताओ? तो नॉर्थ तो ऊपर की ओर होता है, यानी डी यहाँ पे है, तो डी का फेस किधर है? नॉर्थ की ओर है, ठीक है। और ए का पार्टनर कौन है? ए का पार्टनर बी है, तो डी का पार्टनर कौन होगा? तो डी का पार्टनर होगा सी। जाहिर सी बात है ना, क्योंकि ए का पार्टनर बी है, 4 ही लोग हैं, ए बी सी डी, तो डी का पार्टनर फिर सी होगा। पूछ रहा है कि दक्षिण की ओर कौन मुंह करके बैठा हुआ है? तो सी जो है वो साउथ की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चंदनिया छुप जाना रे, करेक्ट आंसर। लुक जाना रे, क्या गाना था? चंदनिया लुक जाना रे पल भर को, नहीं ऐसा कुछ था, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नहीं, बी नहीं होगा, सी साउथ बी ईस्ट। हाँ देखो, इनको चेक करने की जरूरत नहीं है, हमको बस चाहिए था कि साउथ कौन सा है, तो सी साउथ में होगा, इज द करेक्ट आंसर। ये रहा अगला सवाल। आशा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनीता। 3 years ago शी was thrice times as old as अनीता। हाउ ओल्ड आशा इज नाउ? हाउ ओल्ड आशा इज नाउ, ठीक है। आशा की उम्र अब कितनी है ये बताना है। तो आशा की उम्र अब कितनी है बता दीजिए। तो एक तो तरीका होगा ऑप्शन से भी करो, लेकिन ऑप्शन से क्या होगा कि मे भी ज़्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि आपको चारों चेक करना पड़ेगा यहाँ पे।
चारों चेक करना पड़ेगा। पिछले वाले सवाल में क्या था कि दोनों का उम्र दिया गया था तो जल्दी कर लिया था, यहाँ पे दोनों का उम्र नहीं, एक का उम्र दिया गया तो एक से दूसरा का भी यहाँ पर, मतलब जैसे 12 साल आप ले लो तो 12 साल ले लोगे तो आपको फिर ये वाला सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, मतलब पहला स्टेटमेंट, फिर दूसरा भी सेटिस्फाई करेगा तब यहाँ पे सही होगा। अदरवाइज आप सिंपल वैसे कर सकते हो कि आशा की उम्र कितनी है, तो मान लिया आशा की उम्र कितनी है, तो आशा की उम्र है x ईयर्स। अच्छा, उम्र जब भी हम मानते हैं ना तो वो प्रेजेंट एज माना जाता है, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप यहाँ पे सपोज करो कि सपोज आशा एज, तो वो प्रेजेंट एज होगा, ओके। प्रेजेंट एज ही मानना होता है। अगर आप 10 साल पहले भी मान के कर सकते हो वैसे, बट उसमें आप हो सकता है कि गलती करो, गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा जब भी, वैसे भी जनरली पूछा जाता है वर्तमान एज ही पूछा जाता है ऐसे सवालों में। तो प्रेजेंट एज हमने मान लिया कि हाउ ओल्ड आशा इज नाउ, तो प्रेजेंट एज पूछा जा रहा है तो हमने मान लिया x साल है। आशा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनीता, तो अब अनीता का भी मानना पड़ेगा, वैसे मान लेते चलो y है अनीता का उम्र, ठीक है। तो आशा इज ट्वाइस, तो ये x जो है वो अनीता का 2y, मतलब अनीता का दोगुना है ना, क्योंकि ओल्ड एज अनीता, ट्वाइस एज ओल्ड एज अनीता, तो अनीता से दोगुना है। 3 ईयर्स एगो, तो 3 साल एगो क्या होगा, x माइनस 3 हो जाएगा। 3 ईयर्स एगो सी वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज अनीता, तो ये जो 3 साल पहले था ये अनीता के, मतलब अनीता भी 3 साल पहले जाएगी ना, दोनों ही 3 साल पहले जाएंगे, तो 3 साल पहले 3 ईयर्स एगो सी वाज थ्राइस 3 टाइम्स एज ओल्ड एज अनीता, तो इसका 3 गुना थी। अब इसी को हल कर दोगे आंसर मिल जाएगा, तो ये x माइनस 3 है बराबर 3y माइनस 3 3 की 9। अब y का मान आप यहाँ से रख लो या फिर x का मान रख लो, तो x का मान कितना हो जाएगा 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 3y माइनस 9। अब देखोगे y को उधर ले जाओ तो y, मतलब 3y में से 2y जाएगा तो y बचेगा, तो y इज इक्वल टू, ये 9 इधर आ जाएगा तो 6 साल आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 साल। तो y इज इक्वल टू 6 साल, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 यहाँ पे रखोगे तो 12 साल, कितना साल 12 साल। तो पूछ रहा था आशा की उम्र कितनी है, तो आशा की उम्र हो जाएगी 12 ईयर्स। आप सभी का आंसर भी आने लगा है 12 ईयर्स। आकांक्षा कह रही कि सर ये पूरा जो है क्लास 10th का है। मैंने शुरू में ही बताया है कि जो भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैंने अभी एक वीडियो भी बनाया उस पर, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन गाइड करके, तो वो वीडियो कल ही गया हुआ है, तो वो वीडियो देखना। उसमें बताया है कि जो भी सवाल पूछे जाते हैं आपसे वो जनरली क्लास 10th लेवल के ही होते हैं। तो क्लास 10 तक अगर कोई बढ़िया से पढ़ा हुआ है तो वो आराम से ऐसे सवालों के जवाब दे सकता है। ये रहा अगला सवाल, ये रहा अगला सवाल, इफ वेन मीन्स मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, वो जो दोनों सवाल थे ना वो मैथ्स के सवाल आ गए हैं, रीजनिंग के सवाल हम लोग कर रहे हैं, तो कुछ कुछ मैथ्स के भी बीच में आ गए हैं। ये जो है इफ वेन मीन्स मल्टीप्लीकेशन, मतलब जहां पे वेन लिखा होगा उसका मतलब होगा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अच्छा, ये ना हिंदी वाला मत पढ़ना ऐसे सवालों में, क्योंकि ट्रांसलेशन गड़बड़ हो जाता है, आपको एग्जाम में भी नहीं पढ़ना है, हिंदी में कई बार गड़बड़ हो जाता है। ये जो है 8 वेन 12 ऐसा लिखा हुआ है, तो 8 के बाद वेन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है वेन, तो वेन का मतलब क्या है, वेन का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लिख दो। 12 विल का मतलब क्या है, विल मीन्स प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिख दो 16। यू का मतलब क्या है, यू का मतलब है डिवाइड यानी कि भाग कर दो 2। कम का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट यानी सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ पे 10। तो जो आपने पहले वो जो बोर्ड मास का नियम पढ़ा होगा भागु जोग, वही वाला है यहाँ पे, वही सेम है। तो पहले आप भाग देते हो तो 8 गुणते 12 प्लस 2 से भाग दोगे 2 × 16 माइनस 10, 12 × कितना हो जाएगा 96 प्लस 8 माइनस 10, इसको जोड़ोगे कितना आ जाएगा, तो ये आपका, अच्छा 10 वैसे घटा भी सकते हो, तो कितना आ जाएगा 94, कितना आ जाएगा 94, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 94 यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो कितना आसान सवाल था। अच्छा, जयश्री का इसमें भी आंसर गलत आ रहा है, देखो ये 56 आंसर दे रही है, वाह क्या बात है। आगे बढ़ते, ये रहा अगला सवाल। अब ये जो सवाल है ये आया है कहां से, तो ये वेन डायग्राम से आया है, कहां से, वेन डायग्राम। अभी आपने नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई समस्या की बात नहीं है, आप आराम से कर पाओगे इसको भी। अभी मैं समझा दूंगा थोड़ा सा, और जब हम लोग क्लासेस में मिलेंगे, जब ये चैप्टर करेंगे तो वहां से तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा सवाल देखो पूछा जाता है, दिया गया आरेख हॉकी, क्रिकेट और बैडमिंटन, मतलब ये बैडमिंटन खेलने वाले लोग, मतलब क्या है कि ये ना, जैसे हम वेन डायग्राम पढ़ते हैं, तो जैसे हमने यहां पे लिख दिया क्रिकेट, यहां पे इसके अंदर क्रिकेट लिख दिया, तो ये ना एक डायग्राम है। एक जॉन वेन हुआ करते थे, ब्रिटिश मैथमेटिशियन हुआ करते थे, तो वो जो जॉन वेन थे उन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट दिया था कि आप ना पहले क्या करो, पहले हम लोग जैसे मान लो रिलेशन आपको बताना है, तो मान लो एक बोतल और एक टीवी में, एक बोतल और एक टीवी में आपको रिलेशन बताना है, तो आप बोल करके हमको बता सकते हो कि सर देखो टीवी अलग चीज़ है और बोतल अलग चीज़ है, दोनों में कोई संबंध हमको नज़र नहीं आ रहा है। तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसे संबंध बताने से टाइम खर्च हो रहा है,
तो इन्होंने क्या किया कि एक ऐसा तरीका निकाला, डायग्राम से रिप्रेजेंट करना शुरू किया। तो इसीलिए मतलब क्योंकि उनका नाम जॉन वेन था, तो उन्हीं के नाम पे इस चैप्टर का नाम बन गया वेन डायग्राम, क्योंकि जो रिलेशन हम लोग बनाएंगे वो डायग्राम की मदद से बनाएंगे। तो वो त्रिभुज भी ले सकते हो आप, सर्कल भी ले सकते हो, रेक्टेंगल भी ले सकते हो, वर्ग भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो सर्कल, जैसे सर्कल के अंदर हमने क्रिकेट लिख दिया, तो क्रिकेट का मतलब है कि ये जो सर्कल है, ये दुनिया में जितने भी लोग क्रिकेटर्स हैं, मतलब क्रिकेट खेलते हैं, उन सब का एक सेट है। मतलब इस सर्कल में वो सारे लोग शामिल हो गए जो लोग क्रिकेटर्स हैं। ओके, वैसे ही देखोगे, अगर इसमें देखें हम ये वाला रेक्टेंगल, तो ये बता रहा है कि इसमें जितने लोग हैं, इसका मतलब ये सब के सब बैडमिंटन खेलते हैं। इसमें जितने लोग हैं, मतलब इस वाले में, इसके मतलब कि ये सब हॉकी खेलते हैं। ये वाला मतलब इसमें जो है वो सब क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन सवाल पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा लोग है जो हॉकी भी खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है और बैडमिंटन भी खेलता है। तो आपने देखा होगा दुनिया में कई लोग होते हैं जो एक ही आदमी होता है वो कई सारे खेल खेलता है। तो वैसे ही देखें कि ये बैडमिंटन, क्रिकेट और हॉकी तीनों खेलने वाला कौन आदमी है। तो देखो कि ये जो टी है वो क्या है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी। तो ये जो टी है ना, वो बैडमिंटन और क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन ये हॉकी नहीं खेल रहा है। लेकिन एक ही बंदा ऐसा है जो कि जिसका नाम एस से शुरू होता है, एस। तो ये जो एस से जिसका नाम शुरू हो रहा है, वो देखो तीनों में ही कॉमन है। मतलब ये बंदा हॉकी भी खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है और बैडमिंटन भी खेलता है। यानी वैसा आदमी सिर्फ एक ही है, वो है एस। एस फॉर सन इज द करेक्ट आंसर। सन इज द करेक्ट आंसर। डी को लॉक किया जाए, बहुत बढ़िया। ये रहा अगला सवाल, फाइंड द मिसिंग टर्म। तो मिसिंग टर्म आपको इसमें बताना है, मिसिंग टर्म क्या होगा। ओके, बताइए मिसिंग टर्म क्या होगा, जल्दी से फटाफट से। फाइंड द मिसिंग टर्म। 1 के बाद 6 है, 6 के बाद 15 है, क्वेश्चन मार्क है, 45 है, 66 है, 91 है। जल्दी से बता दीजिए। देखो अभी भी कई लोगों का जो है मैसेज आ रहा है। चलो बाद में देख लिया जाएगा। तो ये जो है 1 के बाद 6 है, 6 के बाद 15 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 45 है। तो इसको ना हम इधर लिख देते हैं, 1 के बाद 6, 6 के बाद 15, देन क्वेश्चन मार्क, देन 45 है, देन 66 है, देन क्या है 91 है। तो अगेन क्या करेंगे हम देखते हैं, जोड़ करके कुछ देखते हैं। 1 में कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे। 6 में कितना जोड़ दें, तो 6 में हम जोड़ दें 9, 915 होता है। अब यहाँ पे तो पता नहीं है, तो क्या जोड़ोगे, कैसे पता नहीं चलेगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितना जोड़ दें, 1, और यहाँ पे यानी कि 21 जोड़ देंगे, कितना 21 अगर हम जोड़ दें तो मिल जाएगा हमको। फिर यहाँ पे कितना जोड़ दें, तो यहाँ पे 11, 6 5 11, और यहाँ पे 8 में से तो ये 2, यानी कि 25 हो गया। अब देखें कि 9 5 है, यहाँ पे 9 है, तो इन दोनों में अंतर कितना है, 4 का है। यहाँ पे भी 21, मतलब 4 का। मतलब यहाँ से हमको एक आइडिया लग रहा है कि आपको ना 4 4 जोड़ना है। यहाँ पे भी 4 जोड़ देते हैं, तो 9 और 4 कितना होगा, 13। तो मतलब क्या है, इस 15 में आपको 13 जोड़ना होगा। तो 15 में 13 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, तो यानी 28 आ जाएगा। देन यहाँ पे 13 में आप फिर से 4 जोड़ोगे, तो 13 और 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 17 जोड़ना पड़ेगा, कितना 17। तो 28 में जब आप 17 जोड़ोगे तो 8 7 हो जाएगा 15, फिर यहाँ पे 17 में 4 जोड़ोगे तो 17 4 21। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं ऐसे सवालों को। अगर बीच में क्वेश्चन मार्क आ गया तो आप क्लू ढूंढो। तो क्लू हमको यहाँ पे मिला कि 5 9 है, 4 यहाँ पे भी, 4 वहाँ पे भी, मतलब 4 4 हमको बढ़ाते चलना था। तो ये इस स्टेप में हो रहा है सॉल्व, मतलब एक स्टेप यहाँ पे सॉल्व किया, फिर दूसरा स्टेप में सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपको आंसर मिलेगा। तो 28 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए फॉर अवंतिका इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। ऑन डिवाइडिंग 5968 by a certain number, the quotient is 89 and the remainder is 37. Find the sum of the digits of the divisor. ये देखो भाई, भाजक के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो वो वाला नहीं जानते हो आप, वो जैसे भाज्य बराबर ऐसे एक फॉर्मूला होता था। ये मैथ का सवाल यहाँ पे आ गया है, तो मैंने दिया था टाइप करने के लिए, तो उनको पता नहीं होगा कि ये मैथ में आएगा कि रीजनिंग में आएगा, तो उन्होंने इसको रीजनिंग में डाल दिया है। कोई समस्या नहीं है, करते हैं इसको। भाज्य बराबर भाजक गुणते क्या होता है, भागफल, प्लस क्या होता है, शेषफल, यही तो होता है मतलब, ठीक है। डिवीजर, डिविडेंड, अच्छा गलत हो रहा है क्या,
शायद भाज्य को डिविडेंड कहते हैं, आप लोग अंग्रेजी लिख देना, ठीक है, इसका अंग्रेजी लिख देना। तो अब देखें, अच्छा लिखा तो होगा ना कहीं पे, डिवीजन, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द डिवीजर एंड डिवाइडिंग, ठीक है। हाँ, तो ये डिवीजर होता है, ठीक है, ये क्या होता है, डिवीजर होता है, डिवीजर, और ये होता है कोसेंट प्लस होता है रिमाइंडर, ये होता है डिविडेंड। मुझे डिविडेंड और डिवीजन में बहुत कंफ्यूजन होता है। अब जो है ये हो गया फॉर्मूला। अब देखो क्या कह रहा है, ऑन डिवाइडिंग, तो इसको डिवाइड करें मतलब ये डिविडेंड है, ठीक है। तो यहां पे लिख दो 15,968 बराबर डिवीजर, डिवीजर ही तो हमको पता करना है, तो इसको डी यहां पे रख दो। कोसेंट कितना मिल रहा है, 89 मिल रहा है, रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 37 मिल रहा है। तो अब क्या करोगे, 37 को इधर ले आओगे, तो 15,968 में से 37 आप माइनस कर दोगे, इधर डी इंटू 89 आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, 6 में से तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 9, 15 बराबर कितना आ जाएगा, डी इंटू 89, ठीक है। अब ये देख लो ये कितनी बार में कटेगा, कितनी बार में ये कटेगा, बस यही पता कर लोगे तो यहाँ पे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। 89 कौन से संख्या से कटता है बताना जल्दी से, 89 कौन से संख्या से कटता है। आकांक्षा करेगी सर अब बोरिंग सा लगने लगा है, देखो अभी तो मैथ्स का क्वेश्चन आना है, मैथ्स का क्वेश्चन। देखो कई लोग जो है चले गए, कई लोग चले गए क्योंकि मैथ्स रीजनिंग कई लोगों को समझ में ही नहीं आता है और बाद में छोड़ देते हैं। देखो जो चीज़ समझ में नहीं आता, कोई भी चीज़ आपसे समय मांगता है, ठीक है। कोई भी चीज़, मतलब दुनिया में अगर कोई बेस्ट चीज़ किसी को दे सकते हो तो वो होता है टाइम। कोई भी बेस्ट चीज़, द बेस्ट थिंग यू कैन गिफ्ट समवन इज टाइम। अगर आप किसी चीज़ को टाइम दे दोगे तो वो आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, मतलब ये रिलेशनशिप में लागू होता है, मतलब ये जो चलता है ना प्यार मोहब्बत, उसमें भी लागू होता है। जिसको भी समय दोगे वो आपका हो जाएगा। तो वैसे ही अगर आपको रीजनिंग समझ में नहीं आ रहा है, आप समय भी नहीं देना चाहते हो, तो कैसे आपको समझ में आएगा, कैसे ये आपका बनेगा बताओ। अगर आपको बनाना है इसको अपना, तो आपको समय देना ही पड़ेगा। 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा समय दोगे, जितना ज़्यादा समय दोगे उतना ज़्यादा वो आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, तो समय दोगे तभी होगा। ऐसे आप सोचोगे कि नहीं बस बैठे बैठे सब हो जाएगा, तो भाई, और अब मज़ा लेने के लिए थोड़ी आते हो क्लास में, मज़ा लेने के लिए तो मेरे पास है। ऐसा मत सोचो कि सर तो मतलब कुछ नहीं बोल रहे, सर सब बस सवाल करवा रहे हैं। भाई मैं समय बर्बाद थोड़ी करने आया हूँ आपका। आप देख रहे हो मैं कुछ भी फालतू का एक भी वर्ड इधर उधर का नहीं बोलता हूँ। क्लास में सिर्फ क्लास की बातें हो रही हैं, ऐसा नहीं कि मैं आपको चुटकुले सुना देता हूँ। हाँ ठीक, एक आजकल यूट्यूब पे चलता है राजा बनाने वाले सर है, तो वो राजा बनाते हैं कि राजा बनने वाली क्वालिटी आप में होनी चाहिए, ठीक है। तो राजा बनाने हम तो आए नहीं है, आपको एग्जाम निकलवाना है। एग्जाम कैसे निकलेगा, सवाल से निकलेगा। एंटरटेनमेंट के लिए मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी शायरी हैं, बढ़िया चुटकुले हैं, बढ़िया सॉन्ग्स हैं, मैं सुना दूंगा, आपको भी मज़ा आ जाएगा, हमको भी मज़ा आ जाएगा। लेकिन एग्जाम निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। इसीलिए आपको समय देना पड़ेगा, सवाल को समय देना पड़ेगा इस, ठीक है। तो जिनको जाना है जाने दीजिए। अगर कोई एक भी बच्चा रहेगा तो मैं 4 घंटे क्लास लूंगा, और वो जो बच्चे छोड़ के गए मुझे पता है वो बाद में आकर के इसी चीज़ को रिकॉर्डेड देखने वाले हैं और बाद में वो कमेंट भी करेंगे, ठीक है। 17 आ रहा है, ठीक है। तो मैं भी शायद ये 17 बार में 7 9 63, 17 बार में कैसे कटेगा जी, मतलब जोड़ने के बाद 17 आएगा। देखो 89 दूना कितना हो जाएगा, 89 दूना, तो ये 2 बार में लगभग कट जाएगा। तो 89 दूना यहाँ पे कर लेते हैं, 2 9 18 के 8 हासिल 1 2 8 16 1 17, 178 आपको मिलेगा। अच्छा 89 फिर एक बार में ही जाएगा, तो एक बार में जाएगा, फिर आप 159 में से 159 में से 89 आप घटा दोगे, ये 0 बच जाएगा। 15 में से तो 8 7 15, ये 70 हो जाएगा। देन यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये 703 हो जाएगा। तो कितनी बार में ये कटेगा, तो 8 7 56, 8 9 72, ठीक है, 8 8 64, तो शायद ये 8 बार जा सकता है। तो एक बार हम गुणा कर लेते हैं, 8 9 72 का 2 हासिल 7, 8 8 64 और 7 4 11, यानी कितना हो जाएगा 71। तो ये ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि ये कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। कितनी बार, तो यहाँ पे लिख लोगे आप, ये 7 बार जाएगा। कितनी बार, 7 बार जा रहा है। तो 7 9 63 का 3 हासिल 1, 7 8 56, 1 कितना हो जाएगा 57। तो यहाँ पे आप फिर घटा दोगे तो ये 0 हो जाएगा। 10 में से 7 गया तो 7 3 10, यहाँ पे 1 बच जाएगा, ठीक है। इतना कैसे बच रहा है, अच्छा 56, एक सेकंड, यहाँ पे बचेगा हमारे पास, ये पता नहीं क्या सिस्टम है भाई। 56 और 6 कितना होगा, 7 9 63 3 हासिल 6,
7 8 56 और 6 6 62, ठीक है 62। तो 623 यहाँ पे लिखना होगा, 623, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा 8, तो ये बचेगा कितना 80। और देन उधर अभी क्या बचा हमारे पास, हमारे पास 1 बचा हुआ है ना, 1 बचा हुआ है। तो 117, आप देखें ये कितनी बार में कट जाएगा, तो ये जो है 9 बार में साथ कट जाएगा। तो 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 8 72 और 8 कितना हो जाएगा 80, ठीक है। तो ये 9 बार में कट गया, यानी कितना आ गया 179। तो जो डिवीजर हमसे पूछा जा रहा था कि बताओ डिवीजर कितना होगा, तो डिवीजर कितना है 179 है। अब ये जो 179 पूछ रहा है कि भाजक के अंकों का योग कितना होगा, तो योग कितना होगा 9 1 10 और 7 17, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। यह रहा अगला सवाल, ये अगला सवाल है। मैथ अभी आने वाला है, मैथ अभी आने वाला है, चिंता मत करो, अभी मैथ आने वाला है भाई, मैथ आने वाला है। ये देखो अगला सवाल, एक कूट भाषा में 253 को किताबें पुरानी है, ये हिंदी मत पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो। 253 को क्या लिखा जा रहा है, बुक्स आर ओल्ड, क्या है बुक्स आर ओल्ड। फिर क्या है 546, 546 जो है मीन्स मैन इज ओल्ड, मैन इज ओल्ड। फिर क्या है 378 मीन्स बाई गुड बुक्स। अच्छा ये जो सवाल है ये हमने क्लास में भी कर लिया है, मतलब ऐसा करवाया है। सब पूछ रहा है कि बताओ कि आर का कोड क्या होगा। तो हमने कहा था कि आप देखो तीनों में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, तो तीनों में कुछ कॉमन नहीं, तो 2 में देखो, इसमें क्या कॉमन है, तो 5 कॉमन है, राइट में भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तो ओल्ड कॉमन है। इसका मतलब कि ओल्ड का कोड कितना 5 है, तो 5 तो हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमको आर का कोड चाहिए। यहां पे देखोगे फर्स्ट और थर्ड में यहां पे आपको ना 3 कॉमन मिल रहा है, यहां पे 3, राइट में भी मिलेगा, यहाँ पे बुक्स, यहाँ पे बुक्स, मतलब बुक्स का कोड क्या है 3, तो 3 भी हमारा आंसर नहीं होगा, 3 ऑप्शन में भी नहीं है। अब देखो बुक्स का कोड कितना हो गया 5, ओल्ड का कोड कितना हो गया 3, तो आर बचा हुआ है, तो आर का कोड कितना होगा 2, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही सवाल को अप्रोच किया जाता है, 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला हम आगे बढ़ते अगला सवाल पे, यह है सदी का आखिरी दिन नहीं हो सकता है, मतलब एक सेंचुरी का आखिरी दिन यानी कि लास्ट दिन कौन सा नहीं हो सकता है, यह बताना है। सेंचुरी का लास्ट दिन कौन सा नहीं हो सकता है। सेंचुरी आप जानते हो, सेंचुरी का मतलब 100 सालों का जो समय होता है उसी को कहते हैं हम सेंचुरी। तो 100 साल हो गए तो आप कहोगे सर 1 सेंचुरी हो गया, 200 साल मतलब 2 सेंचुरी हो गया, ऐसे चलता है। तो सेंचुरी मतलब शतक भी आप जानते हो, क्रिकेट शतक लगाते हैं कई सारे बैट्समैन, तो सेंचुरी की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि सेंचुरी का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता है। 7 दिन होते सप्ताह में, तो कौन सा दिन नहीं हो सकता ये पूछा जा रहा है। तो अभी मैं बस इतना बता रहा हूं कि जो पहली सेंचुरी होती है यानी 100, तो 100 सालों का जो समय होता है उसमें अभी ऑड डे के बारे में बात किया था, तो 5 ऑड डेज होते हैं, 5 ऑड डेज होते हैं। 5 ऑड डेज का मतलब कि सेंचुरी का जो लास्ट दिन है वो फ्राइडे हो सकता है, सेंचुरी का लास्ट डे फ्राइडे हो सकता है। फिर 200 सालों का जो समय होता है यानी 2 सेंचुरी अगर लोगे तो यहां पे जो आपका ऑड डे बचता है वो 3, तो 3 का मतलब होता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो वेडनेसडे भी सेंचुरी का लास्ट दिन हो सकता है। फिर 300 का सेंचुरी अगर लोगे मतलब 3 सेंचुरी लोगे तो मतलब हो जाएगा आपके पास 5 3 15 यानी 1 ऑड डे बचेगा, यानी कि मंडे भी हो सकता है। क्या होगा, मंडे भी हो सकता है। और 400 मतलब कि यहां पर 0 ऑड डे बचेगा, तो इसका मतलब कि संडे भी हो सकता है सेंचुरी का लास्ट दिन। यहां पे पूछ रहा है कि कैन नॉट बी, मतलब इसमें से कौन सा नहीं हो सकता है सेंचुरी का लास्ट दिन। तो रविवार तो हो सकता है, तो रविवार हमारा आंसर होगा नहीं, तो डी जहां पे है हटा दो। बाद बाकी जो बच रहा है मंगलवार, शनिवार, गुरुवार, ये कभी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी। तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखना, ये क्या बताया है शायद अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, छोड़ दो कोई बात नहीं। सेंचुरी कैन नॉट बी ईदर, तो सेंचुरी का जो अंतिम दिन है वो क्या क्या नहीं हो सकता है, तो बस इतना ध्यान रखना है 246। क्या ध्यान रखना है 246 ध्यान रखना है। 2 का मतलब होता है यहां पर मंडे के बाद ट्यूसडे, ठीक है। 4 का मतलब होता है थर्सडे और 6 का मतलब होता है सैटरडे, ठीक है। समझ में आ गया, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, तो 3 ऐसे दिन होते हैं ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, यानी ACB इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद के पार चलो। तो ये सेंचुरी का लास्ट दिन कौन सा नहीं हो सकता है, तो 246 याद रखना है। अच्छा सर 2 का मतलब आपने ट्यूसडे कैसे बता दिया, तो हमने कहा कि ये देखो मंडे से शुरू होता है, मंडे के बाद क्या होता है, मंडे के बाद ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे के बाद थर्सडे के बाद फ्राइडे के बाद सैटरडे के बाद संडे,
ठीक है। तो इसको मंडे को हमने दिया 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, 7 को ही 0 कह सकते हो। संडे का 0 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो यही होता है, जब हम लोग कैलेंडर पढ़ेंगे तो और आगे बताया जाएगा। अभी के लिए इतना जानना काफी होगा। 100 साल को ईसा कह रही कि सर ये समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं सर, जब क्लास में करेंगे वहां पे समझा देंगे, या फिर हम जब जो एक लेक्चर लेकर के आएंगे, मतलब कैलेंडर पे एक लेक्चर लेके आएंगे तो उस लेक्चर में समझाएंगे। अभी हम बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में घुसना नहीं चाह रहे हैं, नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि 1 घंटे हम सिर्फ कैलेंडर पे बात कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो, आपके लिए मतलब अभी के लिए क्या ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रखना है कि सेंचुरी का लास्ट दिन क्या नहीं हो सकता है, 246। क्या नहीं हो सकता है, 246। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। यह अगला सवाल, अलका इज ओल्डर देन माला, गोपाल इज ओल्डर देन माला बट यंगर देन अलका, कपिल इज यंगर देन राम एंड माला। यहां पे ये 2 जो है एक्स्ट्रा आ गया, हटा दो इसको, ये 2 एक्स्ट्रा आ गया है, 2 का कोई मतलब नहीं है। इज ओल्डर देन राम हुज एज इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ ऑल द 5। ओके, क्लास भी कर रहे हो, खाना भी खा रहे हो, बहुत बढ़िया। चलो, अरे तो मैं कहां कर रहा हूं कि आपको भी समझ में आ जाएगा। समझाने के लिए मैंने बहुत ज्यादा भी बताया ही नहीं है, समझाने के लिए मुझे पूरा कैलेंडर समझाना पड़ेगा, तो मैं तो वो अभी कर नहीं पाऊंगा। तो इसलिए कह रहा हूं कि बस आप 246 याद रखो। सेंचुरी का लास्ट दिन क्या नहीं हो सकता है, 246, बस उतना ही ध्यान रखना है। जो ध्यान रखना है वो मैं बता रहा हूं ना, बस उतना ध्यान रखो अभी के लिए। बाद बाकी जब हम बाद में डिस्कस करेंगे कैलेंडर के बारे में तो आपको समझ में आएगा। अलका माला से बड़ी, ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, ये ना ऑर्डर का सवाल है, रीजनिंग का एक ऑर्डर चैप्टर होता है, वहां से सवाल है। अलका जो है माला से बड़ी है, हम क्या करते हैं ऐसे सवालों में, जो बड़ी है उसको ऊपर रखते हैं, जो छोटी है उसको नीचे रखते हैं। तो अलका इज ओल्डर देन माला, तो अलका को रखेंगे ऊपर, ठीक है, माला को रखेंगे नीचे, क्योंकि अलका ओल्डर है तो जो बड़ा होगा उसको ऊपर रखेंगे। गोपाल इज ओल्डर देन माला, तो माला से बड़ी कौन है, गोपाल बड़ा है, ठीक है, तो गोपाल को ऊपर रखेंगे माला से, तो माला आ जाएगी नीचे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, बट यंगर देन अलका, तो गोपाल जो है वो माला से तो ज्यादा थी, बड़ी थी, लेकिन बड़ा था, लेकिन जो है अलका से छोटी है, तो अलका के नीचे है, बिल्कुल सही बात है। कपिल इज यंगर देन राम एंड माला इज ओल्डर देन राम, तो माला जो है वो राम से बड़ी है, और क्या कह रहा था, कपिल इज यंगर देन राम, तो राम से छोटा कौन है, वो है कपिल। कौन है, कपिल, तो कपिल आ जाएगा नीचे। पूछ रहा है कि हुज एज इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ ऑल द 5, तो देखोगे 2 ऊपर 2 नीचे, तो बीच में कौन है, माला, तो माला इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मतलब बहुरानी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी मतलब बहुरानी इज द करेक्ट आंसर। अगले जो है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। यह अगला सवाल, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से सबसे उपयुक्त छवि आपको चुनना है। अभी कुछ दिन पहले हमने जब हम लोग क्लॉक पढ़ रहे थे तो क्लॉक में आपको बताया भी था कि हम लोग मिरर इमेज, वाटर इमेज के बारे में पढ़ेंगे, हाँ, तो वहां पे हमने बताया था। लेकिन अभी मिरर इमेज, वाटर इमेज करके एक अलग चैप्टर भी होता है नॉन वर्बल रीजनिंग में, तो नॉन वर्बल रीजनिंग जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको अच्छे समझाएंगे। अभी के लिए बस इतना समझना है कि वाटर इमेज मतलब वाटर हमेशा ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा होता है, ठीक है, ये वाटर है, तो वाटर में इसका परछाई बनेगा, यानी कि इमेज बनेगा। तो जब वाटर इमेज की बात करते हैं तो ध्यान रखना, जो ऊपर होगा वो हमेशा नीचे दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो जो ऊपर है मतलब ऊपर है, अप है, वो बॉटम में दिखाई देगा, यानी ये ऊपर अभी दिख रहा है तो ये आपको आंसर में नीचे दिखना चाहिए। यहाँ पे ऊपर दिख रहा है गलत, यहाँ पे ऊपर दिख रहा है गलत, तो इनमें से कोई आंसर होगा। अब ये भी ध्यान रखना है, अगर ये ऐसे दिख रहा है तो ये अब उलट जाएगा, यानी ये अब ऐसे दिखेगा। कैसे दिखेगा, ये ऐसे है ना, तो ये अब ऐसे दिखेगा, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे कहां पे दिख रहा है, तो ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ज्यादा आसान सवाल है, बहुत ज्यादा आसान सवाल है। ऊपर नीचे उल्टा हो जाता है, बस इतना ध्यान रखो, ऊपर नीचे उल्टा हो जाएगा। तो ये ऊपर था, ये नीचे जाएगा, लेकिन शेप भी उल्टा होगा, जो उसका शेप है ऐसे है तो उलट करके ऐसे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन करें और उन युवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र की पहचान करें जो कार्यरत है लेकिन शिक्षित नहीं है। मतलब क्या है, ऐसे यूथ की संख्या बतानी है जो एम्प्लॉयड तो है लेकिन एजुकेटेड नहीं है। तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, ये भी वेन डायग्राम का सवाल है। कह रहा है कि नॉट एजुकेटेड मतलब जो आपको नहीं चाहिए उसको आप गायब कर दो। हमको क्या नहीं चाहिए, हमको एजुकेटेड नहीं चाहिए, तो एजुकेटेड वाला जो सर्कल है उसको आप गायब कर दो, उसको आप गायब कर दो, उसको आप गायब कर दो, ठीक है, उसको आप गायब कर दो।
गायब कर दिया, क्योंकि सवाल में कहा है कि नॉट एजुकेटेड, मतलब एजुकेटेड हमको नहीं चाहिए। एजुकेटेड आदमी रहेगा नहीं रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, वो बस यूथ होना चाहिए और वो एम्प्लॉयड होना चाहिए। मतलब अगर कमा रहा है तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं भी है कोई समस्या नहीं है, शादी हो जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉयड होना चाहिए, मतलब पैसा कमाना चाहिए, तो ये पैसा कमा रहा है, ठीक है। अब बोला है कि कौन ऐसा यूथ है जो एम्प्लॉयड है बट नॉट एजुकेटेड, तो एजुकेटेड नहीं उसको हटा दिया, तो मतलब क्या है कि ये यूथ होना चाहिए, मतलब यूथ तो मतलब ये वाला, साथ ही साथ एम्प्लॉयड भी होना चाहिए। तो दोनों के कॉमन कौन सा है, 4 है, तो 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ रोस्ट इज कोडेड एज PQYUR इन अ सर्टेन लैंग्वेज देन हाउ विल स्लोपी इज कोडेड एज। तो आप यहां पे लिखते हो, कैसे लिखते हो, ROAST, इसके नीचे लिखोगे आप PQYUR। आप देखते हो फिर क्या करते हो, यहां पे हम सिंपल आपको बताया था हमने कि आप यहां पे लिखो इसका पोजीशन 18 होता है, इसका 16 होता है, इसका 15 होता है, इसका 17 होता है, इसका 1 होता है, इसका 25, इसका होता है कितना 19, इसका कितना होता है 21, इसका कितना होता है 20, इसका कितना होता है 18। तो इसमें देखोगे 2 घटाओगे, इसमें देखोगे 2 जोड़ोगे, इसमें आप जो है 2 घटाओगे तो 25 ही मिलेगा, ठीक है। 15 में 2 जोड़ोगे 17, 18 में आप 2 घटाओगे तो क्या मिलेगा 16। मतलब क्या है कि 2 घटाना है, फिर 2 जोड़ना है, फिर 2 घटाना है, फिर 2 जोड़ना है। तो आपको स्लोपी का चाहिए, SLOPPY। तो क्या करेंगे, इसका 19 होता है, तो देखो शुरुआत में क्या हो रहा है 2 घटाया जा रहा है, तो 19 में 2 घटाओगे 17, मतलब Q मिलेगा। तो जहां पे Q होगा यानी कि शुरुआत में Q मिलना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बाद बाकी ऑप्शन में तो कहीं Q है नहीं पहले वाले में, तो सीधा सीधा Q वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो ये भी सवाल जो है बहुत आसान था। अगला सवाल देखो, अब ये ना काउंटिंग फिगर का सवाल है। किसका सवाल है, काउंटिंग फिगर का सवाल है। अब इस सवाल को करने के लिए ना थोड़ा सा अब मुझे मतलब थोड़ा सा कैलेंडर कह रहा हूं, काउंटिंग फिगर थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, काउंटिंग फिगर थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। तो ना ऐसे पहले आप यहां पे समझो, जब भी हमको त्रिभुज काउंट करना होता है, क्या त्रिभुज काउंट करना है, तो मैं लो यहां पे एक त्रिभुज बना देता हूं, ठीक है, ऐसा त्रिभुज है। फिर यहां पे मैं कुछ लाइंस ड्रॉ करता हूं, क्या करता हूं, लाइंस ड्रॉ करता हूं, ऐसे ऐसे। तो इसमें अगर मैं पूछूं कि बताओ कितने ट्राइंगल्स हैं, तो एक तो होगा कि अलग अलग काउंट कर सकते हो, या फिर देखो ये बेस है, ये क्या है, बेस है, तो बेस पे देखो ये 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट्स, तो इन सबको जोड़ देना होता है, 3 2 5 1 6, तो ये 6 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। तो इस फिगर में पूछता कि बताओ कितने ट्राइंगल्स हैं, तो बता देते आप सर 6 होगा। ऐसे मैं एक और ट्राइंगल बना दूं और इसमें ऐसे खींच दूं, यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, मुझे कितने ट्राइंगल्स है, तो आप देखो 1 पार्ट 2 3 4 5 पार्ट्स, तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15, कितना बन जाएगा 15 ट्राइंगल्स। इसमें कितने ट्राइंगल्स होंगे, 15 ट्राइंगल्स होंगे, ठीक है। तो इसमें 15 हो गए। तो इसी तरीके से एक और फिगर होता है, वो ऐसा देखो, ऐसा ये है, इसमें ना ऐसे कुछ हमने लाइन ड्रॉ कर दिया है। इसमें मैं पूछूं कि बताओ कितने ट्राइंगल्स हैं, तो 1 2 3 4, तो आप करोगे सर 4 है ना, तो 4 का 2 गुना कर दो तो कितना आ जाएगा, इसमें 8 ट्राइंगल्स होंगे। इसी को एक और लेवल बढ़ाते हैं इसका, ये ऐसे है, इसमें ये लाइंस ड्रॉ किए गए, यहाँ पे एक और लाइन, यहाँ पे एक और लाइन, तो इसमें कितने ट्राइंगल्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 मिल रहा है, तो 8 का 2 गुना ट्राइंगल्स, यानी कि इसमें होंगे 16 ट्राइंगल्स। कितने, 16 ट्राइंगल्स। तो ये ट्राइंगल का कुछ हम बेसिक चीजें आपको बता रहे हैं, कैसे काउंट करना होता है। देन हम बात करते हैं वर्ग के बारे में। तो वर्ग जो होता है, मतलब यहाँ पे हम अभी बात करें वर्ग काउंट करने के लिए, तो इसमें मैं पूछूं कि बताओ कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं, तो आप सिंपल करते हो ऐसे 1 2 1 2, तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2, मतलब इसको हम कहते हैं रो इज इक्वल टू कॉलम। मतलब जो रो है, इसका जो रो है, मतलब ये रो दिख रहा है कॉलम के बराबर है। तो जहाँ पे रो इज इक्वल टू कॉलम है, इसका मतलब आप ऐसा कर दो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 1 प्लस 4, यानी कि इसमें 5 स्क्वायर्स आपको मिलेंगे। कितने स्क्वायर्स मिलेंगे, इसमें 5 स्क्वायर्स आपको देखने को मिलेंगे। वैसे ही मैं अगर फिगर को बढ़ा दूं, थोड़ा बड़ा कर दूं, तो यहाँ पे ऐसे लिख दूं, एक मान लो यहाँ पे, और ऐसे बना दूं, और देन यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ खींच दे रहा हूँ, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ इसमें कितने वर्ग होंगे, ठीक है, कितने वर्ग होंगे। तो आप क्या करोगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। रो इज इक्वल टू कॉलम का मतलब है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो 4 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस हो जाएगा 16, 16 9 25 5 30, तो इसमें कितने वर्ग मिलेंगे आपको, 30 वर्ग मिलेंगे, टोटल कितने 30।
तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके, मतलब इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके आप इस सवाल का जवाब दे सकते हो। दिमाग लगाओगे तो आप जवाब दे सकते हो। आप अब थोड़ा सा ट्राई करो, आप अब थोड़ा सा ट्राई करो। और बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब देखो, अभी हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आए, ठीक है, हो सकता है कि कुछ चीज़ें समझ में ना आए, क्योंकि हो सकता है आप पहली बार जीवन में देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो जीवन में कुछ। लेकिन जब हम लोग क्लास में कर लेंगे ये सब ना, और YouTube पे भी आपको करवाएंगे, ऐसा नहीं कि YouTube पे नहीं होगा, YouTube पे भी आएंगे हम लेकर के, क्योंकि YouTube पे भी आप फ्री सेशन शुरू होने वाला है, वहाँ पे भी आपको कराया जाएगा। तो अगर हम चैप्टर वाइज आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे तो आपको YouTube पे भी सारी चीज़ें लगभग क्लियर होने लगेंगी। तो आपको चिंता नहीं करना है, अभी के लिए जितना जो बताया जा रहा है बस उतना समझो। तो इसमें कहें कि देखो ये वाला फिगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है, अभी तो बताया था ये वाला फिगर, इसमें अगर हमको ट्राइंगल बताना हो तो ये देखो 1 2 ऐसा नहीं दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 8 दूना 16। अब देखो ये वाला याद नहीं आ रहा है क्या, ये ट्राइंगल है यहाँ पे, तो 1 2, तो इसमें 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3, तो 3 चौको 12 आपको और मिल जाएंगे। देन ऐसे ना कई प्रकार के ट्राइंगल और भी मिलेंगे आपको इसमें, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे ट्राइंगल्स और भी मिलेंगे। जैसे ये वाला ट्राइंगल हमने काउंट नहीं किया है, एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, 2 यहाँ से मिल जाएंगे, तो 2 आपको यहाँ से भी मिलेंगे, 1 1 2, 2 यहाँ से मिल गए, 2 आपको फिर यहाँ से भी मिलेंगे, 1 1 2, 2 आपको फिर यहाँ से भी मिलेंगे, तो कितने होंगे, 2 2 4 2 6 2 8, तो 8 हमको और ट्राइंगल मिल गया। देन आप देखोगे कि इसमें ना अभी कुछ और भी ट्राइंगल्स है जो हमने काउंट नहीं किया है, कुछ और भी ट्राइंगल्स हैं जो छूट गए होंगे, अभी छूट गए होंगे। कौन सा ट्राइंगल छूट गया होगा, तो मैं देख रहा हूँ कौन सा ट्राइंगल छूट गया होगा, ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल छूट गया है अभी, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल छूट गया था, ये वाला ट्राइंगल छूट गया था, ये वाला ट्राइंगल छूट गया था, ये वाला ट्राइंगल, तो 4 हमारे पास और मिल गए। अच्छा आप अगर ध्यान से देखो तो अभी और ट्राइंगल छूटे हुए हैं, मतलब ये वाला बड़ा सा ट्राइंगल छूटा हुआ है, ये देखो, एक ये ट्राइंगल, फिर एक ये ट्राइंगल, फिर एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, मतलब 4 और हैं। सबको जोड़ के देखें क्या, 4 4 8 8 16, 16 2 18, 18 6 कितना हो जाएगा, 24 का 4 हासिल 2 2 2 4, तो 44 ट्राइंगल टोटल मिल जाएंगे। तो 44 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 44 यानी 44 ट्राइंगल्स। हमको स्क्वायर भी पूछ रहा था, तो स्क्वायर भी आप निकाल सकते हो। अभी तो बताया था कि इसमें देखो ऐसा है, ठीक है, और ये देखो, तो 1 2 2 2 2 दूना 4 1 5 5 इसमें मिल जाएगा। और ध्यान से देखोगे तो ये वाला भी मिलेगा हमको, ये इसमें भी एक ऐसा बन जाएगा, तो 1 2, तो यहाँ से भी 5, तो 5 5 10, तो 44 और 10 ट्राइंगल मिलेंगे, मतलब 44 ट्राइंगल और 10 आपको स्क्वायर यहाँ पे देखने को मिलेगा। हाँ ये चैप्टर नहीं हुआ है अभी, बट हमने PYQ कर रहे हैं ना, तो PYQ में तो सारे सवाल आएंगे ना। सुबह एक आदमी उत्तर की ओर, देखो ये हमने पढ़ा दिया है आपको, ये हमने पढ़ा दिया है आपको, तो ये ओमी मैम को जानते हो आप लोग, ओमी मैम कॉल कर रही है पता नहीं क्यों, मैं उठा लूं क्या, उठा लूं, आप लोग बताओ, उठा लूं मैं, देखो कट कर दी, छोड़ो। तो ये जो है डायरेक्शन डिस्टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ चुके हैं। सुबह एक आदमी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा होता है, उसकी छाया किस दिशा में बनेगी। मतलब तो भाई इतना आसान सवाल, देखो नॉर्थ बता रही है, देखो ईसा नॉर्थ बता रही है, निराकर नाहक सी नॉर्थ। हे प्रभु, हे प्रभु, अभिप्सा का कितना बढ़िया आंसर आया है, वेस्ट, वाह शानदार। संतोष यादव का भी आंसर आ गया है। ये देखो सुबह एक आदमी, सुबह का मतलब क्या है कि सूरज जो होगा वो किधर होगा, ईस्ट में होगा। अब कोई आदमी जो है उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, मतलब यहां पे एक आदमी ऐसे खड़ा, यहां पे है, ठीक है, एक आदमी ये ऐसे है, इसका जो फेस है ये समझो ऐसा, इसका फेस जो है वो नॉर्थ की ओर है। तो फेस बाबू आपका किधर भी हो उससे क्या मतलब है, अगर ईस्ट में सन है तो लाइट इधर से ही तो पड़ेगा,
और आपका परछाई किधर बनेगा, तो वेस्ट में बनेगा। किधर, वेस्ट में बनेगा। तो चाहे आप किधर भी फेस करके खड़े रहो, हमको कोई मतलब नहीं है। अगर सुबह का मौसम है सुहावना एकदम बढ़िया, तो आपका परछाई किधर बनेगा, वेस्ट में ही बनेगा। शैडो किधर होगा, वेस्ट में होगा। अभी घुल मिल जा रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब क्लियर होने लगेगा। जीवन में पहली बार सब है ना, ये अभी पढ़ रहे हो सब पहली बार। राजेश का भाई अंकित है, सुषमा शुभम की बहन है। अंकित सुषमा का बेटा है, राजेश सुषमा से किस प्रकार संबंधित है। ब्लड रिलेशन का चैप्टर भी हम लोग कर चुके हैं, तो आई होप कि इसका भी जवाब आप सही सही दे दोगे। राजेश इज द ब्रदर ऑफ अंकित, सुषमा इज द सिस्टर ऑफ शुभम। तो राजेश इज ब्रदर, तो राजेश जो है वो क्या है, ब्रदर है किसका, अंकित का। ठीक है, तो ब्रदर को ऐसे दर्शाते। सुषमा इज द सिस्टर ऑफ शुभम, तो सुषमा जो है सिस्टर है शुभम का, तो सुषमा शुभम अभी आया नहीं है। अंकित इज द सन ऑफ सुषमा, तो अंकित जो है ये सुषमा का सन है, तो यहां पे लिख दोगे सुषमा। देन और पीछे क्या रहता है, सुषमा इज द सिस्टर ऑफ शुभम, तो यहां पे आ जाएगा शुभम, शुभम की सिस्टर है ना सुषमा। अब कह रहा है कि हाउ इज राजेश रिलेटेड टू सुषमा, तो राजेश कैसे रिलेटेड है सुषमा से, तो ये सुषमा है तो राजेश क्या होगा भाई, बेटवा तो होगा, तो बेटा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा, सन इज द करेक्ट आंसर। ब्लड रिलेशन है ये। सर मुझे 25 क्वेश्चन नहीं समझ में आया, 25वां में क्या था, 25वां अभी नहीं समझ में आएगा, छोड़ो अभी नहीं समझ में आएगा आपको, अभी नहीं समझ में आएगा। वो चैप्टर जब हो जाएगा पूरा, मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी छोड़ दो, जब हम वो पूरा चैप्टर करा देंगे तब बताना समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि अभी मैं 5 मिनट में सच में नहीं समझा सकता हूं, इसलिए मैं नहीं समझा रहा हूं। ठीक है, व्हाट विल रिप्लेस, 5 मिनट में बस मैं ये बता सकता हूं कि इसका आंसर क्या होगा और कैसे आया है, वो चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया है। लेकिन आप पूरा जानना चाहते हो, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो फिर आपको क्लास करना होगा पूरा डिटेल में, तो वो डिटेल में करेंगे हम लोग। वैसे भी मिलने ही वाले हैं, हम लोग मिलेंगे, जल्दी ही हो जाएगा वो चैप्टर, तो मतलब ये काउंटिंग फिगर जल्दी ही कर लेंगे हम लोग क्लास में, और यूट्यूब पे भी करवाएंगे, तो कोई समस्या की बात नहीं है, उसका चिंता छोड़ दो, वो हम आपको करवा देंगे। व्हाट विल रिप्लेस क्वेश्चन मार्क, अब ये क्या करना है कि क्वेश्चन मार्क को क्या रिप्लेस करेगा, तो देखो क्वेश्चन मार्क को कौन रिप्लेस करेगा। देखो यहां से यहां पर जाओगे अब ना आप, तो ये देखो ये माइनस यहां पे था, ये उठ करके यहां पे चला गया, मतलब यहां पे आ गया। ये मल्टीप्लीकेशन था, फिर मल्टीप्लीकेशन जो है पहले देखो यहां पे था, यहां से उठ करके यहां पे आ गया। मतलब क्या हो रहा है कि वन प्लेस आपको एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब इसको इधर ले जाओ, इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, तो आप ये वाला मिल जाएगा। देन इसमें देखो, इसको आप यहां पे ले आओगे तो माइनस नीचे आ गया, फिर ये मल्टीप्लीकेशन यहां पे था तो इसको यहां पे ले जाएंगे तो यहां आ गया है। ठीक है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज आपको बस घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज आपको एक खाना घुमा देना है, एक खाना एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको हमने क्या किया, यहां से यहां कर दिया तो यहां पे आ गया, इसको यहां से यहां तो यहां पे आ गया, इसको यहां से यहां ले जाएंगे तो एक एक प्लेस आपको बस खिसका देना है। तो ये यहां से यहां आ जाएगा, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन यहां पे दिखने लगेगा, ये वाला यहां पे जाएगा तो माइनस यहां पे दिखेगा, ये वाला यहां पे जाएगा तो अब यहां पे दिखेगा, ये वाला यहां पे आ जाएगा तो यहां पे भाग दिखेगा, यानी कि ये वाला, यानी कि प्लस, ये नहीं होगा आंसर, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान सवाल था, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइम्स द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर एट द राइट एंगल इन अ डे। अब ये हम लोग शुरू कर चुके हैं क्लॉक पढ़ना अपने क्लास में, लेकिन यहां तक नहीं पढ़े, तो बस इतना ध्यान रखना कि समकोण की बात कर रहे हैं, राइट एंगल। तो राइट एंगल जो बनता है, राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, जैसे मान लो ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो हर एक घंटे में 2 टाइम्स बनता है। कितने बार, एक घंटे में 2 टाइम्स बनता है। लेकिन 12 घंटे में ये बेचारा 12 दूना 24 होना चाहिए, लेकिन ये 22 बार ही बन पाता है। कितने बार, 22। कह रहा है कि एक दिन में, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो 24 घंटे में 22 दूना 44, क्योंकि 12 दूना 24 है, तो 22 दूना 44 बार बनेगा। कितने बार, 44 बार बनेगा। तो बस ये याद कर सकते हो, कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे आप कहोगे कि सर 1 घंटा में 2 बार बन रहा है, तो ये 12 घंटे में 24 बनना चाहिए। होता क्या है ना कि जब घड़ी देखोगे तो 9 और 10 के बीच और 3 और 4 के बीच एक ही बार बन पाता है, मतलब बनना चाहिए 2-2 बार, लेकिन एक एक बार ही बन पाता है, 9 और 10 के बीच और 3 और 4 के बीच। तो वहां पे 2 घट जाता है, तो 24 न बनकर के 22 ही बनता है, और 24 घंटे में फिर 44 बार बनता है। तो ये 44 बार हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला सवाल, कह रहा है इफ 1 जनवरी 2007 वॉज मंडे देन व्हाट डे ऑन द वीक लाइज
ऑन 1 जनवरी 2008। अच्छा, अभी मैं आपको एक जादू बताऊंगा। जादू, जादू वाली मूवी देखा है कि नहीं? वो क्या नाम था उसका, वो ऋतिक रोशन वाली। शायद कोई मिल गया, ऐसा कुछ था। क्या आ रहा है आंसर? 30 का जो है ए आ रहा है, यानी कि मंगलवार। यहां पे एक जादू मैं आपको बताता हूं। देखो, जादू ये है, कोई भी साल उठा लो, कोई भी साल, अगर वो ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर की बात करें, ध्यान रखना, सामान्य साल, अगर वो ऑर्डिनरी ईयर है यानी कि 365 दिन वाला अगर ईयर है, तो उसमें जो फर्स्ट डे होगा, फर्स्ट डे, तो जो फर्स्ट डे होता है वही लास्ट डे होता है। ठीक है, तो कह सकते हो कि इन एन ऑर्डिनरी ईयर द फर्स्ट डे इज सेम एज द लास्ट डे। तो पहला दिन जो होता है वो लास्ट दिन होता है। मतलब कि जो 1 जनवरी को दिन होगा वही 31 दिसंबर को भी होगा। समझ में आ रहा बात कि नहीं? तो 1 जनवरी ये जो 2007 का साल है ये ऑर्डिनरी साल है। तो अगर 1 जनवरी को मंडे था तो 31 दिसंबर को भी बाबू क्या होगा? मंडे ही तो होगा, मंडे ही होगा ना। और कह रहा है कि बताओ 1 जनवरी 2008 को, तो 31 दिसंबर 2007 के जस्ट एक दिन बाद 1 जनवरी 2008 आ जाएगा। तो इसके जस्ट एक दिन बाद यानी 1 प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? मंडे के बाद आता है ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे आता है, तो ट्यूसडे इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए फॉर अवंतिका इज द करेक्ट आंसर। अवंतिका इज द करेक्ट आंसर। देखो, कोई मिल गया, मतलब आंसर मिल गया। आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला सवाल। सबसे उपयुक्त वैकल्पिक शब्द बताइए। मतलब इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है तो टाइफाइड किससे होता है ये बताना है। ये सवाल शायद मैंने क्लास में भी करवाया हुआ है, तो बताओ किससे होता है। मतलब ये आपको चुनना है। ये क्या है? क्लासिफिकेशन वाला सवाल है, सॉरी एनालॉजी का सवाल है। एनालॉजी सिमिलरिटी जिसको कहते हैं हम लोग, सादृश्यता परीक्षण। वैष्णवी कह रही कि सर मैं ये अपना बर्थडे चेक करने देखती थी तो पता चल गया कि ऐसा होता है। अच्छा, पता चल गया। बर्थडे चेक करने के लिए आपने देखा होगा कुछ, क्लास लेते लेते रेड बैटरी हो गया, मतलब बैटरी ख़त्म होने वाला है, तो आप उसको चार्ज कर सकते हो। अगर आपके मोहल्ले में लाइट है तो आप उसको चार्ज कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। इसका आंसर क्या होगा? तो टाइफाइड होता है जीवाणु से, साल्मोनेला टाइफी, बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफी, ऐसा करके एक बैक्टीरिया का नाम होता है। उसी बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है। तो अगर इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है तो टाइफाइड होता है बैक्टीरिया से, यानी कि जीवाणु से। तो जीवाणु इज द करेक्ट आंसर, बैक्टीरिया इज द करेक्ट आंसर। तो एक और सवाल है रीजनिंग का ही। रामती कुमारी, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून रामती जी। रामती जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। ये रहा सवाल, एल स्टैंड फॉर प्लस। तो वही सवाल है, इसको आप घर पे भी कर सकते हो। एन लिखा हुआ है तो देखो, एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर दोगे 10। एल का मतलब है प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिख दोगे 42। पी का क्या मतलब है? डिवीजन, तो यहाँ पे डिवीजन लिख दोगे 2। एम का मतलब है माइनस, तो माइनस लिख दोगे 8। तो ये कितना हो जाएगा? 140। 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? इधर ये हो जाएगा 21 दूना 42 माइनस 8। इसको जोड़ोगे कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका, इधर घटा भी सकते हो, 21 में से 8 घटा दोगे कितना आ जाएगा? 8 3 11 13। ठीक है, तो 13, फिर 13 इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 153। अरे 153 है नहीं ऑप्शन में, देख लेना, आप घर पे सॉल्व करें ना, बहुत आसान सवाल है। कहीं पे कुछ हुआ होगा गड़बड़। ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पे ये जो साइन है ना, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ होगा। तो ये बहुत आसान सवाल है, इसमें लोड नहीं लेना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा रीजनिंग समाप्त हुआ।